हो गया? ओके, सो गुड आफ्टरनून बच्चों। और हम लोगों ने ब्रायोफाइटा इसको पिछली क्लासेस में पढ़ा, और ब्रायोफाइटा को पढ़ते पढ़ते हम लोग इस पॉइंट तक पहुंच चुके थे कि ब्रायोफाइटा को क्लासिफाई कैसे किया जाएगा, और उसका एक कॉन्सेप्ट था जो हम लोगों ने आपके साथ डिस्कस किया कि ब्रायोफाइटा को कैसे क्लासिफाई किया जाएगा। फिर ये पता चला कि ब्रायोफाइटा का जो क्लासिफिकेशन है वो दो क्लासेस में ब्रायोफाइटा को बांधता है। वन इज नोन एज लिवरवुड्स, और जो दूसरा क्लास था उसे हम लोगों ने नाम दिया था मॉस। और मैंने कहा था कि जब लिवरवुड्स और मॉस को हम लोग अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे कि व्हाई इट इज नोन एज लिवरवुड्स, व्हाई इट इज नोन एज मॉस, मैंने पहले ही बोला है कि बायोलॉजी में अगर आप टर्म सीख जाओगे, किसी का नाम ये क्यों रखा गया, तो अपने आप बायोलॉजी आपको इजी लगने लगती है, क्योंकि आपको पता चलते जाता है कि किसी का नाम क्या। लिवरवुड्स का मतलब है जो लीवर जैसा हो, और आप सबने लीवर तो देखा ही है, लीवर और गॉल ब्लैडर। तो जिनकी मॉर्फोलॉजी डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड है, जो फ्लैट तरीके के होते हैं, फ्लैट होते हैं, वो कहलाते हैं लिवरवुड्स। और इनका एग्जांपल मैंने आपको नाम दिया था मार्केंसिया, ठीक है, मार्केंसिया का नाम दिया था। और इसके अलावा मैंने एक और नाम दिया था, दैट्स वाई रिक्सिया। तो रिक्सिया और मार्केंसिया मैंने लिवरवुड्स में आपको एग्जांपल बताए थे, और मॉस में मैंने 2-3 एग्जांपल बताए थे, जिसमें से एक है फ्यूनेरिया, इसके अलावा स्पैग्नम, पॉलीट्राइकनम, ये सब आपको एग्जाम्पल के रूप में याद करने वाले हैं। अब चूंकि हम लोगों ने 8 पॉइंट में इनको बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया, और ये 8 पॉइंट ऐसे हैं जिनमें से पहला पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट है फॉर्म, तीसरा पॉइंट है मॉर्फोलॉजी, चौथा एनाटॉमी, पांचवा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, छठा यू नो दैट इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, और सातवां और आठवां में था, सातवां में हम लोगों ने पढ़ा था इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, और आठवां हम लोगों ने पढ़ा था क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन एंड एग्जांपल ऑफ द ब्रायोफाइटा। अब होता क्या है कि हमें डिटेल में इन दोनों को पढ़ने की जरूरत है, यानी लिवरवुड्स को भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है और मॉस को भी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। लेकिन चाहे तो तुम लिवरवुड्स को डिटेल में पढ़ो, चाहे मॉस को डिटेल में पढ़ो, पढ़ना वही है जो कल मैंने पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? मॉर्फोलॉजी में डिफरेंशिएशन क्या है वो पढ़ाए थे मैंने आपको। एनाटॉमी में, सॉरी एनाटॉमी थी नहीं, और आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड मोड ऑफ रिप्रोडक्शन सब कुछ अलग अलग तरीके से पढ़ा था। चलिए, ऐसा ना हो कि कंफ्यूजन और बढ़े, मैं एक बार इसको रिवाइज करके आगे बढ़ाता हूं। चलो, ब्रायोफाइटा का नाम ब्रायोफाइटा क्यों है? क्योंकि ये एम्ब्रियो शब्द से ब्रायो शब्द बना है। ये दुनिया के पहले प्लांट है जिन्होंने क्या बनाया? एम्ब्रियो। इसके पहले किसी ने एम्ब्रियो बनाया नहीं था। याद रखना, ब्रायोफाइटा पहले लैंड प्लांट है, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए क्योंकि इनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, और इन्हें पानी के लिए पानी में वापस आना पड़ा, क्योंकि रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत थी। याद रखना, फिर हमने बोला आज भी ये मॉइस्ट, कूल और सैडी प्लेसेस में मिलेंगे, और आज भी इन्हें हम लोग लैंड और वाटर दोनों जगह पे इनकी लाइफ साइकिल चलती है, इसलिए इन्हें बोलते हैं एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, नाउ अब इनमें से दो में से पहला है लिवरवर्ट। अगर ये हम लोग अच्छी तरीके से सीख लें कि व्हाट आर द लिवरवर्ट्स, सो लिवरवर्ट्स के बारे में पहला पॉइंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, लिवरवर्ट को हम लोगों ने नाम दिया था हिपैटिकॉप्सिडा। हिपैटिकॉप्सिडा को आपको कैसे याद रखना पड़ेगा? लिवर जैसा या हेपार जैसा। हेपार का मतलब ये होता है लीवर, जैसे आपने पढ़ा हेपेटाइटिस, इसका मतलब ये बीमारी कहाँ की है? लिवर की। अगर कोई लिवर जैसा है तो उसके लिए शब्द हेपार यूज करते हैं, दैट्स व्हाई लिवरवुड्स आर आल्सो नोन एज हिपैटिकॉप्सिडा। एंड वी हैव 8 पॉइंट जिनमें हमें लिवरवुड्स को पढ़ना चाहिए। ऑल्दो मैं पहले से पूरा ब्रायोफाइटा पढ़ा चुका हूं, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जल्दी जल्दी इन क्वेश्चंस का जवाब दें। पहला पॉइंट बताइए, क्या लिवरवुड्स का हैबिट एंड हैबिटेट आपको याद रहेगा? यस, दे लिव इन यस मॉइस्ट, कूल एंड शेडी प्लेसेस। ऐसी जगह पर रहेंगे जहां पर मॉइस्चर हो, कूल हो और छायादार जगह हो, मॉइस्ट, कूल एंड शेडी प्लेसेस। इनके लिए भी ये बात लागू होगी कि दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। भाई पूरा ब्रायोफाइटा ही एम्फीबियन है, तो ये भी एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। दे लिव इन द मॉइस्ट, कूल एंड शेडी प्लेसेस। पॉइंट नंबर 1 my dear. Now the point number 2 is
दे आर यस मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर इसका मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिखने जा रहे हैं, फॉर्म। पॉइंट नंबर 2 हमेशा हमारा होता है फॉर्म, पहला होता है हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा होता है फॉर्म। दे आर मल्टी सेलुलर, यस दे आर यूकैरियोटिक। ये तो मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक तो सारे लोग थे। यस देयर मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, देयर मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट। और कल का कॉन्सेप्ट मैंने एम ही नहीं पढ़ाया था कि मैं गैमेटोफाइट बोलूं और तुम बोलो अब क्या होगा, नहीं, उसे भूलना नहीं है। जो इस दुनिया में गैमेटोफाइट बन के आया है वो दुनिया में क्या बनाने आया है, गैमीट्स। और अगर कोई बंदा यहाँ पर गैमीट्स बनाने आया है तो उसके पास क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितने प्रकार के, दो, एक कौन एंथ्रीडिया, एक कौन आर्किगोन। सो वो हम लोग मॉर्फोलॉजी में देखेंगे। तो पहला इतना बताते जाओ, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिवरवर्ट्स, दे आर नोन एज हेपेटिकॉप्सिडा। क्या ये भी एम्फीबियन है, यस। हैबिट एंड हैबिटेट कहां पर होगा, मॉइस्ट, कूल एंड सैडी प्लेसेस में। इसके अलावा ये मल्टीसेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं और गैमेटोफाइट हैं। तो ये रहा हैबिट एंड हैबिटेट एंड फॉर्म। नाउ द थर्ड पॉइंट इज देयर मॉर्फोलॉजी। सर मॉर्फोलॉजी और बता दीजिए। याद रखना हिपैटिकॉप्सिडा की ये स्पेशलिटी है, मैं स्टार लगा रहा हूं, स्पेशलिटी है दे हैव डॉर्सल एंड वेंट्रल फ्लैट बॉडी। देखिए ये वाला पोर्शन मेरा वेंट्रल है, ये वाला पोर्शन डॉर्सल है, लेकिन मैं फ्लैट नहीं हूं। अगर कोई डॉर्सल और वेंट्रल फ्लैट हो तो बिल्कुल पतली शीट जैसा होगा, शीट जैसा होगा, इस बुक जैसा होगा जिसकी डॉर्सल और वेंट्रल सरफेस फ्लैट है। और अगर ये डॉर्सल वेंट्रल फ्लैट चीज किसी भी सरफेस पे ग्रो करेगी तो उस सरफेस पे कारपेट जैसे ग्रो करेगी। सो लाइक दैट ये ऑलवेज दे हैव द थैलस बॉडी, they have the thallus body. This thallus body is dorsally and ventrally flattened. They have dorsally and ventrally flattened body. Something look like this. And when they attach to the substratum, they attach to the substratum by these structure known as rhizoids. अच्छा, why not the roots? Because भैया ये हैं गैमेटोफाइट। कैसे हैं, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट मतलब एन होना कि 2n होना, एन होना। और रूट होने के लिए क्या चाहिए, 2n और वेस्कुलर टिश्यू। तो बताओ इनमें कहीं पर वेस्कुलर टिश्यू है कि नहीं, नहीं। अब एक बात बड़ी बोल्ड तरीके से सबको लिखनी है, सबको लिखनी है, ये एनसीईआरटी में नहीं है। जनरली द थैलस आर मोनोइसियस। मोनोइसियस का मतलब एंथ्रीडिया मतलब दिस मेल and archegonia that is female. Male and female reproductive organ generally present in same thallus except Markensia. So generally the liverworts are monoecious. मोनोइसियस का मतलब है कि उनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही बॉडी में रहते हैं, यानी मेल और फीमेल एक ही बॉडी में रहते हैं। एक्सेप्शन, इसका एक्सेप्शन है मार्केंसिया। और अगर मार्केंसिया एक्सेप्शन है तो सर क्या एक्सेप्शन है, यस एक्सेप्शन ये है कि मार्केंसिया के एक थैलस में एंड्रूसियम है या एंथ्रीडियोफोर है, कल मैंने बनाया था। और दूसरे थैलस में दीज हैव द आर्कीगोनिया, यानी एंथ्रीडिया अलग थैलस में और आर्कीगोनिया अलग थैलस में। और ऐसी कंडीशन में जिनके पास एंथ्रीडिया है ऐसे थैलस को बोलेंगे मेल थैलस, और जिनके पास आर्कीगोनिया है दोज आर नोन एज फीमेल थैलस। अच्छा, जो मैंने स्ट्रक्चर बनाए दीज आर नॉट द रियल डायग्राम, दे आर द रे डायग्राम। अगर रियल डायग्राम आपकी बुक में देखना है तो जो मेल थैलस होगा इट लुक लाइक समथिंग लाइक, आपकी बुक में बना हुआ लाइक दिस, और यहां पर एक स्ट्रक्चर निकला होगा और उस स्ट्रक्चर का नाम होगा एंथ्रीडियोफोर। क्या नाम रखा होगा,
N3DO4, N3DO4, और इसी एंथ्रीडिया में यहाँ N3DO4 में यहाँ पर प्रेजेंट होगी एंथ्रीडिया। और एंथ्रीडिया जिस भी थैलस में है वो थैलस मेल हुआ कि फीमेल हुआ? मेल। आप अपनी एनसीईआरटी देखेंगे तो आपको साफ साफ थैलस दिखाई पड़ेगा। N3DO4, पेज नंबर इज 34। ओके, नाउ मार्केंसिया की बात कर रहा हूं, और दूसरा थैलस है, दूसरा थैलस भी ऐसे ही बना होगा जिसमें बेटा यहां पर N3DO4 की जगह पर क्या बना होगा? आर्कीगोनियो4। और जो लोगों ने मेरी बात को सही ढंग से नहीं सुना वो अभी अभी कंफ्यूज हैं, और अगर कंफ्यूज हैं तो मैं फिर से दोहरा देता हूं। चलिए, जितनी बातें आपको मैं दोहरा रहा हूं उसमें जहां दिक्कत हो वहीं पर रुक करके एक बार सोचने की कोशिश करो। चलो, मॉर्फोलॉजी पहला शब्द यहां लिखा है। मैंने बोला मॉर्फोलॉजी कैसी है? इसकी स्पेशलिटी है कि मॉर्फोलॉजी लिवर जैसी है। कैसी है? लिवर। लिवर का मतलब जो डॉर्सल और वेंट्रल फ्लैट है। So dorsally ventrally flat thallus like body है। They have the dorsal and ventral flattened body। अच्छा, इनकी मेन बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइट। अगर डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी है तो ना इनमें रूट है, ना तो इसमें स्टेम है, ना तो इनमें लीफ है, क्योंकि बंदा कैसा है? गैमेटोफाइट। फिर भी ये सबस्ट्रेटम से जुड़ा हुआ है, किससे? राइजोइड। अब चूंकि बंदा गैमेटोफाइट है, देखो कॉन्सेप्ट इसे बोलते हैं, रट्टा ना मारने वाले बच्चे मेरे ऐसे होते हैं, बोलते हैं चूंकि ये बॉडी कैसी है? गैमेटोफाइट। तो भैया ये थैलस हो, चाहे फ्लैट हो, चाहे चपटे हो, चाहे जैसे भी हो, तुम दुनिया में क्या बनाने आए हो? गैमेट। और गैमेट बनाने आए तो तुम्हारे पास क्या होना चाहिए? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। एक कौन? एंथ्रीडिया। और एक कौन? और एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया अगर एक ही बॉडी में तो बंदा मोनोइसियस। तो ज्यादातर लोग मोनोइसियस। तो यहां से हटो भैया, ज्यादातर लोग कैसे हैं? मोनोइसियस। लेकिन इसमें से एक एग्जांपल एक है मार्केंसिया, जो कैसा है? डाइसियस, जिसका मेल अलग, फीमेल अलग। और मेल बेटा एंथ्रीडिया रखेगा कि N3DO4? N3DO4, जिसके ऊपर एंथ्रीडिया, और यहां पर आर्कीगोनियो4, और उसके ऊपर आर्कीगोनिया। और इस तरीके से एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया मिला करके हमारे पास स्ट्रक्चर बनते हैं, और इस तरीके से हम समझ पाते हैं कि हमारे साथ क्या चल रहा। अब अगर मैं बोलूं, इसको बड़ा करके बोलूं, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। मेरा बच्चा तो अचानक मैं बोलूं बेटा एक लिवर वर्ड्स के बंदे का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, तो उसके दिमाग में क्या 4 पॉइंट आने चाहिए, मैं उस पर फोकस करता हूं। मैं इस पे फोकस नहीं करता कि तुमने रटा कितना। अच्छा सर, ब्रायोफाइटा, लिवर वर्ड। अच्छा सर, मेल प्लांट बॉडी, गैमेटोफाइट, इसका मतलब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया। सर मोनोइसिस वाला बनाओ कि डाइसियस वाला? मैंने कहा बेटा मार्केंसिया बनाओ। मार्केंसिया इज डाइसियस। मेल थैलस अलग, फीमेल थैलस अलग। What my point? So मॉर्फोलॉजी में हम मार्केंसिया ही क्यों लेके चल रहे हैं बार बार? क्योंकि हमारी बुक में मार्केंसिया ही है। तो ये रहा मेल थैलस, ये रहे राइजोइड, और ये रहा, मैंने बना दिया, इट इज N3DO4, और यहां पर कुछ N3DO4। तो अब आप इसको अच्छी तरीके से N3DO4 को आपने बना लिया। अब आपके सामने ये स्ट्रक्चर और ऑब्वियस हो गया, ताकि आपको ये ना लगे कि सर समझ में नहीं आ रहा। ये रहा आर्किगोनियो4, आर्किगोनियो4। तो आपको मालूम है दिस इज मेल वन, ये मेल थैलस है, और ये वाला कौन सा थैलस हो गया? फीमेल थैलस। ये भी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है बाय राइजोइड, और ये भी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड है बाय राइजोइड। So there are male thallus and female thallus, and why they are known as liverworts? Because they are look like liver and dorsiventally flattened। अब एक बड़ी अजीब बात है, इतना पढ़ते 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 तुम्हें हर मेंबर liverworts का dorsiventally flattened ही लगेगा, बट एनसीईआरटी बोलती है some member are leafy। some members, एनसीईआरटी बोलती है, घर में जाके अच्छे ढंग से पढ़ना, some members are leafy। तो सर अगर मेंबर लीफी है तो इन्हें मॉस क्यों नहीं बोला गया? यस, इन्हें मॉस क्यों नहीं बोला गया? बिकॉज मॉस बॉडी कैसे रखते हैं? इरेक्ट। कैसी? ये लीफी होने के बावजूद भी बॉडी इरेक्ट नहीं रख पाए, दैट्स व्हाई दे आर इंक्लूडेड इन liverworts। तो some member are leafy which have स्पाइरल लीफ लाइक स्ट्रक्चर। लीफ लाइक, लेकिन ये मॉसेस जैसी लीफ नहीं है। तो लीफी का मतलब है लीफ की लीफ लाइक, लीफ लाइक। सो सम मेंबर ऑफ लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी रखते हैं।
ओके, बट उनमें राइजोइड ही होते हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, राइजोइड ही होते हैं। तो अब हम लोग इनको इस तरीके से मान लेते हैं कि मॉर्फोलॉजी इनकी ऐसी है। अच्छा भाई, मॉर्फोलॉजी हो गई। अब मॉर्फोलॉजी के बाद एनाटॉमी, आपको मालूम है मैं पढ़ाऊंगा नहीं, पहले पढ़ा दिया, मैं पूछ लूंगा एनाटॉमी की जरूरत नहीं है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, बताओ क्या है, आपको बताना चाहिए। दे आर ऑटोट्रॉपिक, दे हैव क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, बीटा कैरोटीन हर जगह होता है। अच्छा बताओ, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या पढ़ना चाहिए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, इनके थैलस में they have the cup like receptacles, they have the cup like receptacles, they have the cup like receptacles, ऐसे डिप्रेशन, कप जैसे डिप्रेशन है। and these cup like receptacle are known as gemma cup, they are gemma cup। मैंने फिर से बोला, they are gemma cup। and in this gemma cup they have bud like structure or the bud itself, इनके पास बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, या बडी नहीं बोले हम लोग, बर्ड ही बोलते हैं। एंड दीज बर्ड्स आर नोन एज जेमा बर्ड्स और द जेमा। और जेमा की खास बात है जो मैं लिखने जा रहा हूं, जेमा आर मल्टी सेलुलर, मल्टी सेलुलर, क्लोरोफिलस, क्लोरोफिलस और रिप्रोडक्टिव बर्ड। पूरे प्लांट जगत में बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल आते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, नहीं तो क्वेश्चन गड़बड़ करोगे, जो फोटोसिंथेसिस भी करें और रिप्रोडक्शन भी करें। फिर से, जो फोटोसिंथेसिस भी करें और रिप्रोडक्शन करें, ऐसे बहुत कम एग्जाम्पल है। उनमें से एक एग्जाम्पल जेमा है। व्हाई? बिकॉज जेमा इज क्लोरोफिलस, और अगर क्लोरोफिलस है तो क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस तो कर ही रही है, साथ में जेमा एक तरीके का रिप्रोडक्शन करती है, दैट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आल्सो नोन एज बडिंग। क्या बोलते हैं इसे, बडिंग। तो पूरे प्लांट में, पूरे प्लांट जगत में बहुत कम ऐसे एग्जाम्पल है जो फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन एक साथ करें, इनमें से एक एग्जाम्पल है जेमा। अब चूंकि तुम्हें ये स्ट्रक्चर देखने पड़ेंगे और मुझे ये पोर्शन हटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे कुछ बातें लिखनी है, पहले इसे सही ढंग से देख लो। मैंने मार्केंसिया बनाए, मार्केंसिया के दोनों थैलस बनाए, दोनों थैलस बनाने के बाद मैंने बताया कि इनमें रिप्रोडक्शन के लिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बर्ड्स भी हैं, और वो बर्ड आपके सामने मैंने बना करके दिखाई। दिस कप आर नोन एज जेमा कप, और इसके अलावा इन बर्ड्स का नाम है जेमा। अब मैं ये वाला पोर्शन थोड़ा सा रफ करके इसमें कुछ लिखता हूं ताकि आपके सामने कुछ नोट्स क्रिएट हो सकें और आप समझ सकें मैं क्या बात कर रहा हूं। लेट्स सपोज दिस इज अ वन मार्केंसिया, ऐसा ही तुम दूसरा फीमेल मार्केंसिया मान लो, फीमेल थैलस मान लो। लेकिन मैं जो कुछ क्वेश्चन पूछूं बताना, क्या हमने इनका हैबिट एंड हैबिटेट पढ़ लिया, क्या फॉर्म पढ़ लिया, मॉर्फोलॉजी आपके सामने है, एनाटॉमी की जरूरत, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इट इज ऑटोट्रॉपिक, दे आर ऑटोट्रॉपिक। तो क्या हम लोग इनके मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ सकते हैं? यस। तो लीवरवर्ट्स की मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये मैं पढ़ाने आया, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और लीवरवर्ट्स के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में देयर आर 3 वे। नंबर 1 इज नोन एज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हमेशा की तरह। नंबर 2 इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड नंबर 3 इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैं जब से आपको ये चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैंने हर बार रिप्रोडक्शन 3 ही तरीके का आपके सामने ना प्रेजेंट किया। वन इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अनदर वन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 3 वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ व्हाट इज वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन? व्हेन दिस थैलस गेट फ्रेगमेंटेड, अगर ये थैलस फ्रेगमेंटेड हो जाए तो इसका एक फ्रेगमेंट जमीन पे गिरे तो क्या ये पूरा थैलस बना सकता है? यस। एक थैलस के फ्रेगमेंट ने दूसरे थैलस को बना दिया,
दिस इज नोन एज फ्रेगमेंटेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का बढ़िया तरीका है फ्रेगमेंटेशन। ऑल्दो आपकी एनसीईआरटी में हो सकता है फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लगाओ आप घबराना मत। इसके बाद वो पूछते सर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का तरीका क्या है सर? दीज बर्ड्स नोन एज जेमा बर्ड्स, ये जेमा बर्ड्स अगर डिटैच होकर के जमीन में गिरे, लेट्स सपोज यहां बर्ड गिरी, तो ये बर्ड विल जनरेट द फुल थैलस, और इस तरीके से जेमा बर्ड से होने वाले रिप्रोडक्शन का नाम इट इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आप यहां पर लिख सकते हो बर्डिंग, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बर्डिंग में भी स्पेशल बर्डिंग दैट इज नोन एज जेमा बर्ड। और फिर जेमा बर्ड के गुण कहा सकते हो कि जेमा बर्ड दुनिया में मल्टी सेलुलर बर्ड है जिनमें क्लोरोफिल है, और जो बेटा रिप्रोडक्शन के काम आती है। दुनिया में बहुत कम एग्जाम्पल ऐसे हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस और रिप्रोडक्शन साथ साथ चलता। एंड नाउ व्हाट अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अरे बेवकूफों, ये दुनिया में आया ही है क्या बन के? गैमीटोफाइट। और ये दुनिया में क्या बनाने आया है? गैमीट्स। और गैमिट्स बना के जो रिप्रोडक्शन होता है उस रिप्रोडक्शन का नाम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं थ्रू गैमीट्स। थ्रू गैमीट्स, गैमीट्स की मदद के द्वारा ये रिप्रोडक्शन हो रहा। कल भी मैंने ब्रायोफाइटा को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। आज वही चीजें रिपीटेटिव दिख रही हैं। क्यों दिख रही हैं? कल मैंने इन जनरल पढ़ाया था, सब कुछ जनरल पढ़ाया था। आज मैं स्पेसिफिक हो गया हूं किसके लिए? लिवर बर्ड्स के लिए। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ नया पढ़ाने जा रहा हूं, बस चूंकि एनसीईआरटी में लिवर वर्ड्स अलग से लिखा हुआ है तो मैं उस लिवर वर्ड्स को आपके सामने पेश कर रहा हूं। चलो भाई, अभी मेरा मदद करो। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में कितने प्रकार के रिप्रोडक्शन? 3। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसके द्वारा? फ्रेगमेंटेशन। बेटा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो किसके द्वारा? बर्डिंग। वैसे बर्डिंग को मैं किसमें रखता था? वेजिटेटिव में, लेकिन ये स्पेशल बर्ड है, नाम बताओ? जेमा बर्ड। और बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू गैमेट्स। और अगर मैंने सही ढंग से आपको पढ़ाया है तो अब आपको ये क्वेश्चन खुद सॉल्व करना चाहिए। बताइए, ये थैलस मेल थैलस है कि फीमेल? फीमेल। बताइए एंथ्रीडिया की आर्किगोनिया? आर्किगोनिया। तो बताओ आर्किगोनियोफोर है ये। अगर ये आर्किगोनियोफोर है, आर्किगोनियोफोर है, तो बताइए यहां पर आर्किगोनिया होगी? यस। एंड दिस इज अ मेल थैलस और फीमेल? फीमेल। नाउ अब मदद करिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाने में। इतना डिटेल में एनसीईआरटी में है नहीं, बट मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम कुछ रटो, इसलिए मैं तुम्हारे दिमाग में पिक्चर क्रिएट करना चाहता हूं, इस वजह से, ताकि तुमसे कोई पूछे तुम जवाब दे दो। तो बताओ एंथ्रीडियोफोर पे एन की 2n, एन। आर्किगोनियोफोर भी एन की 2n, एन। व्हाई? दे आर गैमेटोफाइट। अब बताओ यहां पर गैमीट बने, क्या बने? गैमीट। अब बताओ ये थैलस मेल है कि फीमेल? मेल। तो बताओ यहां जो गैमीट बनेगा वो मेल बनेगा कि फीमेल? मेल। और मेल गैमीट कैसा होगा? बाई फ्लैजिलेटेड। कल पढ़ाया था, कितने फ्लैजिला? 2। और इस मेल गैमीट का नाम बताओ? एंथीरोजोइड। इट इज एंथीरोजोइड और द मेल गैमीट। बताइए जो ये मेल गैमीट बना है ये मोटाइल की नॉन मोटाइल? मोटाइल। एंड नाउ दिस मेल गैमीट विल रिलीज इन वाटर। कहां पर? वाटर। अच्छा बताओ आर्किगोनियोफोर में क्या बना है? आर्किगोनिया। आर्किगोनिया के अंदर कौन सा बेटा गैमीट है? फीमेल गैमीट। बोलो कौन सा गैमीट? फीमेल गैमीट। और फीमेल गैमीट का नाम यहां पर क्या रखा गया? एग। बोलो क्या नाम? एग। तो बताओ एग मोटाइल की नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। मेल गैमीट मोटाइल। मेल गैमीट को कहां छोड़ दिया गया? वाटर में। तो वाटर से मूव करते करते क्या फीमेल गैमीट के पास पहुंचा? यस। क्या होने वाला है? फर्टिलाइजेशन। क्या होगा? तो बताओ ये मेल गैमीट मूव कर रहा एन, और ये फीमेल गैमीट मूव कर वहीं पर पड़ा हुआ है एन। एन और एन दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? 2n। तो मैं यहां पर मान लू मेरे पास और कोई कलर विजिबल नहीं है, अदरवाइज मैं ट्राई कर सकता हूं। चलिए अब बताओ n और 2n यहां पर जो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होकर के जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो n2n होगा। n और n मिल करके होगा, इधर से n इधर से n, और n और n मिल करके ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा? 2n। क्या आप इस स्ट्रक्चर का नाम जानते हैं? बिल्कुल विजिबल नहीं है, सो मैं ये नहीं कर रहा हूं, आपको समझना पड़ेगा।
चलो बताओ, ये जो स्ट्रक्चर है एन है कि टू एन? टू एन, और इसका नाम क्या है बेटा? जाइगोट। और जाइगोट कैसे बना, बताओ कैसे बना? जाइगोट बना जब मेल गैमीट दैट इज एन, फीमेल गैमीट दैट इज एन से मिलकर टू एन जाइगोट बना। और आप सबको मालूम है, मैंने रूल पढ़ाया हुआ है, बहुत कम लोग हैं जो मेरे बातों को रूल की तरह पढ़ते हैं। मैंने बोला था जाइगोट के पास डिवीजन करने की दो पॉसिबिलिटी है, या तो वो माइटोसिस करे या तो वो, और अगर उसने मियोसिस कर ली तो कभी एम्ब्रियो, और ब्रायोफाइटा पहले मेंबर है जिन्होंने क्या बनाया, एम्ब्रियो। तो बताओ जाइगोट में मियोसिस मियोसिस नहीं होगी, क्या होगी? माइटोसिस। तो बताओ क्या जाइगोट माइटोसिस करने लगा, और माइटोसिस करके क्या एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बनाने लगा, दैट मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो। दैट मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर इज नोन एज एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो चूंकि माइटोसिस से बना है तो जाइगोट वाज 2n, तो एम्ब्रियो भी क्या होगा? 2n। क्यों? क्योंकि माइटोसिस में क्रोमोसोम का नंबर सेम, तो जाइगोट 2n तो एम्ब्रियो भी 2n। और आप, हमने आपको एक और चीज बताई थी जो आप भूले नहीं है, कि एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है। यस, फिर से बोलो, एम्ब्रियो, 3 बार बोलो, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो। कल को मैं तुम्हें सीड दिखाऊंगा, तुम कोई चने का सीड लाओ, बताओ चने के सीड के अंदर क्या है? एम्ब्रियो। और मैंने सीड जमीन में डाला, बताओ क्या करेगा? जर्मिनेट। एम्ब्रियो हमेशा जर्मिनेट करता है। बात बड़े मन करता है कि यार नहीं सर गलत पढ़ा रहे, नहीं, एनिमल का एम्ब्रियो डेवलप करता है, लेकिन प्लांट का एम्ब्रियो हमेशा जर्मिनेट करता है। अब वो या तो जमीन में जर्मिनेट करे या जहां है वहीं जर्मिनेट करे। बताओ, इनका एम्ब्रियो भी क्या करेगा? जर्मिनेट। और जर्मिनेट करने पर मियोसिस की माइटोसिस? माइटोसिस। तो बताओ 2n से, बताओ स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? 2n। और 2n जो स्ट्रक्चर बनने लगा बच्चों, ये जो 2n स्ट्रक्चर बनने लगा, ये है स्पोरोफाइट। बोलो क्या है? और इस स्पोरोफाइट के पास होंगे 3 स्ट्रक्चर। बोलो कितने स्ट्रक्चर? कल मैंने पढ़ाए थे, नीचे वाला फुट, सीटा, कैप्सूल। तो बताओ स्पोरोफाइट किस पे डिपेंडेंट हो गया? गैमीटोफाइट। और इसको लोगों ने हवा बना रखा है, रट्टा मारते हैं लोग, कहते हैं सर ये नहीं समझ में आ रहा कि कौन किस पे डिपेंडेंट है। अरे बेवकूफों, स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमीटोफाइट एंड इट विल हैव फुट, सीटा, कैप्सूल। समझ में आया? अगर समझ में आया तो आपके पास ऑब्वियस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो गया। और अब बताओ, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस कल मैंने डिस्कस कर लिए हैं, तो अब क्या आते हैं एग्जाम्पल। कल डिस्कस कर लिए, चाहे तो एक बार और लिख लो। बताओ एग्जाम्पल में 2 एग्जाम्पल बोलो, कौन? रिक्सिया और मार्केंसी। तो अगर बच्चे अभी भी कहते हैं कि सर अभी भी ब्रायोफाइटा नहीं समझ में आया, तो फिर मैं कहूंगा या तो मेरे पढ़ाने में कमी है या तो आप बेवकूफ हैं। दोनों में से एक बात है, हो सकता है मेरे पढ़ाने में कमी हो। तो अब बताओ, इस दुनिया में कौन ऐसा प्लांट है जिसमें स्पोरोफाइट जमीन में जर्मिनेट नहीं होता, एम्ब्रियो जमीन में जर्मिनेट नहीं होता? ब्रायोफाइटा। अगर इसका भी एम्ब्रियो जमीन में जर्मिनेट हो गया होता तो क्या ये भी इंडिपेंडेंट होता? यस। अभी मैं तुम्हें टेरिडोफाइटा में जादू करके दिखाता हूं। मैं क्या, वो तो नेचर पहले से ही जादू कर रही। तो इस दुनिया में बाकी सारे एम्ब्रियो कहां जर्मिनेट हो रहे हैं? जमीन में। और ये एम्ब्रियो कहां जर्मिनेट हो रहा है? गैमीटोफाइट में। एंड दैट्स व्हाई स्पोरोफाइट डिपेंड्स अपॉन गैमीटोफाइट। केवल ब्रायोफाइटा का ये मेंबर ऐसा है। इसके अलावा दुनिया में और कहीं कोई एग्जाम्पल नहीं बनता जहां स्पोरोफाइट गैमीटोफाइट पे डिपेंडेंट हो। सो दिस इज हाउ वी स्टडी अबाउट द लिवर वर्ड्स। अभी भी कुछ नहीं बचा है, मैं इसे मिटाते जाता हूं, आप समझाते जाओ। बताओ, क्या इनके पास मल्टी सेलुलर क्लोरोफिलस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है? यस। इनका नाम जेमा। अच्छा, मेरे बच्चे वो अच्छे हैं जो बेटा बिना बोर्ड के अक्सर मुझे सारी चीजें सिखा देते हैं। तो बताओ, रिप्रोडक्शन कितने प्रकार का दिख रहा है? 3। वन इज वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। वेजिटेटिव बाय फ्रैगमेंटेशन, थैंक यू वेरी मच। सेक्सुअल बाय, एसेक्सुअल बाय जेमा। दे आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर? मल्टी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय गैमीट। और गैमीट अगर मार्केंसी है तो एक ही थैलस के अलग अलग। एंथ्रीडियो4, आर्किगोनियो4, और यहाँ से एंथ्रीरोजॉइट, और यहाँ एग। मेल और फीमेल में कौन सा मूव किया? मेल गैमीट थ्रू वाटर फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल। क्या बना? जाइगोट। मियोसिस की माइटोसिस? माइटोसिस। क्या बना? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो क्या किया? जर्मिनेट। जर्मिनेट करके
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। नाउ अभी मॉस इज नेक्स्ट टॉपिक। मॉस देखना, वही सारी बातें। अब आपको लगेगा सर 2 दिन से एक ही बात रिवाइज कर रहे हैं, नहीं, वही सारी बातें। मॉस के बारे में ध्यान से सुनो। मॉस दे हैव erect body, they have erect body, okay, they are also gametophyte, ये भी gametophyte ही है। they are the member of bryophyte, तो they are gametophyte, their main plant body is gametophyte। gametophyte लिखने का मतलब होता है मेन प्लांट बॉडी। इनमें स्पोरोफाइट भी पाया जाता है, लेकिन क्या स्पोरोफाइट इंडिपेंडेंट है कि डिपेंडेंट है? मेन प्लांट बॉडी इट इज गैमेटोफाइट। इनमें स्पोरोफाइट भी पाया जाता है, लेकिन कितने फॉर्म में? फुट, सीटा, कैप्सूल। वो इंडिपेंडेंट की डिपेंडेंट? डिपेंडेंट। ओके, सो इरेक्ट बॉडी गैमेटोफाइट, मेन प्लांट बॉडी इनकी गैमेटोफाइट है। और मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए उन 8 पॉइंट पे डिस्कस कर दूंगा। पहला पॉइंट हैबिटेट, हैबिटेट बिल्कुल वही लिख रहा हूं जो पहले लिखा, मॉइस्ट, कूल एंड शेडी प्लेसेस। moist, cool and shady places. Form multicellular, okay, eukaryotic and gametophyte। ऐसा लग रहा कि लीवर वर्ड को दोबारा सर लिख रहे हैं, कुछ नया नहीं लिख रहे। बस अंतर यह है कि वो वाली बॉडी कैसी थी? डॉर्सली वेंट्रली फ्लैटेन, और ये वाली बॉडी कैसी? इरेक्ट। तो बस इरेक्ट बॉडी का डिफरेंस है। जितने लोग भी बहुत ज्यादा लिख करके नोट्स बना करके काम करते हैं वो अक्सर फेल होते हैं, और जितने ज्यादा लोग लिखने के बाद इसका डायग्राम अपने दिमाग पे रखते हैं वो हमेशा सही रहते हैं। तो मैं बार बार कहूंगा, नोट्स कितने भी अच्छे बनाओ, लेकिन आपके दिमाग में पिक्चर मेमोरी बहुत अच्छी तरीके से होना चाहिए। मॉस दे हैव इरेक्ट बॉडी, मेन प्लांट बॉडी इज गैमेटोफाइट, दे लिव इन मॉइस्ट, कूल, सैडी प्लेसेस, फॉर्म इज मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, गैमेटोफाइट। ओके, देयर इज अ मॉर्फोलॉजी जो हमें मालूम होनी चाहिए। मैं मॉर्फोलॉजी कल भी बनाया था, इसलिए मुझे मॉर्फोलॉजी करते वक्त जरा सा भी दिक्कत नहीं आ रहा। देखिए भाई, मॉर्फोलॉजी में दे हैव रूट लाइक स्ट्रक्चर, रूट की रूट लाइक स्ट्रक्चर, they have a stem like structure, and they have a spirally arranged leaf like structure, root like structure, stem like structure, leaf like structure। मैंने रूट के चारों तरफ ये कुछ कॉमन लगाए, इनका मतलब होता है रूट की रूट लाइक, इनका स्टेम लाइक, इनका लीफ लाइक। नो ट्रू रूट, नो ट्रू स्टेम, नो ट्रू लीफ। ना तो ट्रू रूट है, ना तो ट्रू स्टेम है, ना तो ट्रू लीफ है। इसका कारण मैं कल बता चुका हूं कि रूट, स्टेम, लीफ होने के लिए अगर आपको रूट होना है, स्टेम होना है या लीफ होना है, इसके लिए आपको होना पड़ेगा 2n। और ये सब के सब कैसे हैं? n। तो याद रखना, ये n होने की वजह से इनकी रियल रूट, रियल स्टेम, रियल लीफ नहीं है। दिस इज द मॉर्फोलॉजी। एनाटॉमी अपने कोर्स में है नहीं, तो 1 2 3 एनाटॉमी अपने कोर्स में है नहीं, सो नॉट रिक्वायर्ड। और अगर कोई मुझसे पूछे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो बार बार वही बातें लिख करके मैं बोर नहीं करना चाहता हूं, आपसे पूछ लेना चाहता हूं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कैसे खाना खाते हैं लोग? फोटोसिंथेसिस करते हैं, यस। ऑटोट्रोपिक हैं, यस। क्लोरोफिल रखते हैं, यस। बस इतना याद रखना, दे डू नॉट हैव जेमा बॉडी। क्या नहीं है इनमें? जेमा बॉडी नहीं। अब आप कहोगे सर हमें रिप्रोडक्शन पढ़ाओ, तो रिप्रोडक्शन पढ़ाने के पहले मैं तुमसे एक नोट बनाने के लिए बोल देता हूं, और फिर कहूंगा इसको भूल जाना। देखो, बोले मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जैसे ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में लिखता हूं, मैं बोलता हूं देयर
are three-way again mode of reproduction in Bryophyta. One is known as vegetative mode of reproduction. Vegetative. Number two is asexual mode of reproduction. Asexual. And number three is sexual mode of reproduction. Vegetative mode of reproduction, it is fragmentation again. Asexual mode of reproduction, it is budding again. अब आप कहोगे सर जेमा बर्ड है नहीं तो कौन सी बडिंग है? अभी 2 मिनट रुको, मैं बताता हूं. And then sexual reproduction by gametes. और इनफैक्ट ये लिखने के बाद मैंने खुद जानबूझ के आपका टॉपिक कॉम्प्लेक्स कर दिया है. फिर से मैं बता दूं, मैं पहले स्वीकार करता हूं, ये तीनों चीजें लिखने के बाद मोसेस में मैंने आपका टॉपिक कॉम्प्लेक्स कर दिया है. क्यों कॉम्प्लेक्स कर दिया है? कि आप फ्रेगमेंटेशन नहीं समझ पाओगे कहां हो रहा है. क्या फ्रेगमेंटेशन इन रूट में हो रहा, या स्टेम लाइक बॉडी में हो रहा, या लीफ लाइक बॉडी में हो रहा? मैं फिर से बोल दूं, द फ्रेगमेंटेशन नेवर अकर. इफ अकर, इट विल नॉट परफॉर्म द रिप्रोडक्शन इफ देयर इज अ रूट, स्टेम एंड लीफ. अगर रूट फ्रेगमेंट करे तो नया ब्रायोफाइटा नहीं बनेगा, स्टेम फ्रेगमेंट करे तो नया ब्रायोफाइटा नहीं बनेगा, लीफ फ्रेगमेंट करे तो नया ब्रायोफाइटा नहीं बनेगा. तो बोला रही जो स्ट्रक्चर है वही फ्रेगमेंट कर रहा, वही रिप्रोडक्शन नहीं कर रहा, और आपने लिख दिया फ्रेगमेंटेशन. क्या बेवकूफ बना रहे हो? फिर बोलते हो कि सर बडिंग भी रूट स्टेम लीफ वाला स्ट्रक्चर नहीं करेगा. तो ना तो भैया फ्रेगमेंटेशन करेगा, ना तो बडिंग करेगा ये स्ट्रक्चर. तो फिर ये स्ट्रक्चर करेगा क्या? इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर. लीफी स्ट्रक्चर ब्रायोफाइटा में, लिवर बर्ड में भी था. लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर इज ऑलवेज फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. देखिए, मैं और टॉपिक को कॉम्प्लेक्स करता जा रहा हूं. मुझे मालूम है मैं इसे सिंप्लीफाई कर दूंगा. मैं आई नो दैट आपको जब मैं सिंप्लीफाई करके दूंगा आपको लगेगा सर आपको पहले ऐसे पढ़ाना चाहिए था. बट आप पहले क्वेश्चन गलत करो ताकि ज्यादा सही करने के चांसेस ज्यादा बने. गलतियां करके सीखने वाले लोग अच्छा सीखते हैं. देखो फिर से बोला, मैंने बोला रिप्रोडक्शन में फ्रेगमेंटेशन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट बनना है. लेकिन जो स्ट्रक्चर सर आपने हमें दिखाया है जिसमें रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक है, ये वाला स्ट्रक्चर जनरली फ्रेगमेंटेशन नहीं करता. ये वाला स्ट्रक्चर जनरली बडिंग भी नहीं करता. ये वाला स्ट्रक्चर जनरली करता क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ये केवल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है. तो आप कहोगे सर फिर बडिंग कौन करता है, और सर ये सर फ्रेगमेंटेशन कौन करता है? अगर आपको ये समझना है तो मेरे साथ एक लाइफ साइकिल का डायग्राम बनाना पड़ेगा. मैं इसे बाय बाय करता हूं. बस मैंने लिखने के लिए बोल दिया. बताओ मोसेस में मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कितने प्रकार के? 3. नंबर 1 फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 बडिंग, नंबर 3 ना, नंबर 1 इज फ्रेगमेंटेशन, नंबर 2 बडिंग. फ्रेगमेंट इज वेजिटेटिव एंड बडिंग इज एसेक्सुअल, और नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एक चीज समझ लो, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो. और कोई लोग अभी डायग्राम नहीं बनाएंगे. पता नहीं कहां से, आई डोंट नो, पता नहीं कहां से कुछ स्पोर्स आए. मैं फिर से बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम ये कहां से आए. एंड ऑल द स्पोर्स वर अलाइक. एक ही जैसे थे, सारे के सारे स्पोर हैप्लॉइड थे और शेप और साइज में एक जैसे थे. और सारे के सारे स्पोर हैप्लॉइड स्पोर थे. पता नहीं कहां से आए, क्योंकि सारे स्पोर एक जैसे थे. कंडीशन का नाम रखा गया होमोस्पोरस. इस कंडीशन का नाम रखा गया होमोस्पोरस. पता नहीं कहां से ये स्पोर्स आए, आई डोंट नो. ऑल द स्पोर्स, सारे के सारे स्पोर एक जैसे थे. सब के सब हैप्लॉइड, सब देखने में एक जैसे, एग्जैक्टली एक जैसे. जितना किसी को भी नहीं बता सकते कौन छोटा कौन बड़ा, सब एक जैसे. कंडीशन होमोस्पोरस. और यहां पर एक बड़ा सा स्टार लगा करके लिखेंगे ऑल द ब्रायोफाइटा आर होमोस्पोरस. ब्रायोफाइटा, they are homosporous.
दे आर होमोस्पोरस, ब्रायोफाइटा दे आर होमोस्पोरस। नाउ इनमें से बहुत सारे स्पोर को मॉइस्ट जगह मिली, कोई एक मॉइस्ट जगह मिली, ये जमीन है जहां पर बेटा मॉइस्चर है, काफी मॉइस्ट जगह मिली। ये स्पोर यहीं पर बेटा रप्चर हो करके, यहीं पर रप्चर होके अगला स्टेप इन्होंने एक फिलामेंटस बॉडी बनाई, ये जमीन पे बना रहे, ध्यान से सुनना। एंड दिस फिलामेंटस बॉडी इज नोन एज प्राइमरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा सब कुछ एनसीईआरटी में दिया है, ऐसा कोई भी चीजें नहीं है जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं। स्पोर आगे चल के जर्मिनेट हुआ और इसने बनाया प्राइमरी प्रोटोनिमा। एंड माय डियर स्टूडेंट, प्राइमरी प्रोटोनिमा इज नथिंग बट गैमेटोफाइट। इसका मतलब मॉस की एक और अवस्था होती है, मॉस एक और फॉर्म में मिलते हैं along with their leafy form, leafy erect form के अलावा वो किस फॉर्म में मिलते हैं? प्राइमरी प्रोटोनिमा। और वो प्राइमरी प्रोटोनिमा कहां से बनी बताइए? स्पोर से। स्पोर कहां से आया? आई डोंट नो, दैट आई डोंट नो, वो मुझे नहीं मालूम, वो मैं समझा दूंगा। और वो स्पोर जब जमीन पर गिरे तो उनका जर्मिनेशन हुआ। स्पोर भी जर्मिनेट करते हैं, जैसे एम्ब्रियो जर्मिनेट करता है, स्पोर भी जर्मिनेट करते हैं और स्पोर जर्मिनेट करके बनाए प्राइमरी प्रोटोनिमा। नाउ द प्राइमरी प्रोटोनिमा गेट फर्मेंटेशन। प्राइमरी प्रोटोनिमा में हुआ फर्मेंटेशन, और जब प्राइमरी प्रोटोनिमा में फर्मेंटेशन हुआ तो इसका फ्रेगमेंट दोबारा बना, एंड दोबारा बना, दैट इज नोन एज सेकेंडरी प्रोटोनिमा। प्राइमरी प्रोटोनिमा से फ्रेगमेंटेशन करके बना सेकेंडरी प्रोटोनिमा। एंड सेकेंडरी प्रोटोनिमा इज ऑल्सो अ गैमेटोफाइट। अब आप मुझसे पूछो कि क्या ब्रायोफाइटा में मॉस के मेंबर फ्रेगमेंटेशन करते हैं? यस। कहां पर? लीफी स्ट्रक्चर में कि प्रोटोनिमा में? प्रोटोनिमा। नाउ दिस सेकेंडरी प्रोटोनिमा, एक और प्रोटोनिमा बना दूं ताकि आपको ये लगे कि गड़बड़ नहीं है। जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा है, इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा से निकली लैटरल बर्ड्स। ये शब्द याद रखिएगा, लैटरल बर्ड्स यहां पर बना देता हूं ताकि आपको समझ में आए। दे हैव लैटरल बर्ड्स, ये बर्ड बनी, कलियां जैसी बनी, लैटरल बर्ड। और इन्हीं लैटरल बर्ड से स्ट्रक्चर जर्मिनेट हुए जमीन की तरफ, और इनमें से स्ट्रक्चर बने रूट लाइक। इन्हीं में से स्ट्रक्चर बने स्टेम लाइक। इसका मतलब प्रोटोनिमा धीरे धीरे डीजनरेट होने लगी और इन्हीं में स्ट्रक्चर बने लीफ लाइक। तो कोई पूछे कि प्राइमरी प्रोटोनिमा से सेकेंडरी प्रोटोनिमा बनने के लिए कौन सा प्रोसेस? फर्मेंटेशन। और सेकेंडरी प्रोटोनिमा से लीफी स्ट्रक्चर बनने के लिए कौन सा प्रोसेस? लैटरल बडिंग। कौन सा? लैटरल बडिंग। तो कोई मुझे बताए, क्या बडिंग होगी? यस। क्या फ्रेगमेंटेशन होंगे? यस। लेकिन फ्रेगमेंटेशन और बडिंग जो होंगे, क्या वो इनके लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर में होंगे? नो। फिर किस में होंगे? प्रोटोनिमा में। और प्रोटोनिमा कहां से बनी? बोले स्पोर। और बोले स्पोर कहां से है? बोले दैट आई डोंट नो, एग्जैक्टली दैट आई डोंट नो। अभी ध्यान से सुनते जाओ। नाउ this leafy structure which have root like, stem like and leaf like structure, it have the reproductive organ in these spiral leaf. इन spiral leaves के बीच में ये reproductive organ छुपे हुए हैं, जिनमें से मेल reproductive organ का नाम है एंथरीडिया, और जिनमें से फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का नाम है आर्कीगोनिया। और आपको मालूम है, चूंकि स्पोर हैप्लॉइड था, जितने लोग भी मेरे साथ हैं वो समझेंगे, चूंकि स्पोर हैप्लॉइड था, तो बताओ प्राइमरी प्रोटोनिमा भी हैप्लॉइड, सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी हैप्लॉइड, तो बताओ लीफी स्ट्रक्चर भी हैप्लॉइड, रूट भी हैप्लॉइड, इसका स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी हैप्लॉइड, लीफ लाइक स्ट्रक्चर भी हैप्लॉइड, एंथरीडिया भी हैप्लॉइड, आर्कीगोनिया भी हैप्लॉइड। एंड नाउ माय डियर स्टूडेंट,
These antheridia will produce biflagellated gametes, male gametes. And these male gametes are also known as antherozoids. And now, आपको याद रखना पड़ेगा, this archegonia will have a gamete known as egg. बहुत आसान है अगर समझा जाए तो. Now, antherozoid move towards the archegonia. और जैसे ही आर्किगोनिया की तरफ मूव किया तो क्या जरूरी रहा? वाटर. बताओ, बिना वाटर के फर्टिलाइजेशन पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल. इसीलिए इन्हें लैंड के साथ किसकी जरूरत है? वाटर की. तो बताओ, वाटर में फर्टिलाइजेशन होगा? यस सर. पागलों, वाटर में फर्टिलाइजेशन नहीं होगा. वाटर जरूरत पड़ेगा मेल गैमीट के मूवमेंट के लिए. अब बताओ, मेल गैमीट मूव करके कहां गया? आर्किगोनिया. और आर्किगोनिया में जा करके इसने क्या बनाया? बताओ क्या बनाया? जाइगोट. वेरी गुड. जाइगोट बनाया. और जाइगोट एन रहा कि 2n? 2n. वेरी गुड. अब जाइगोट में हुई माइटोसिस. माइटोसिस, जिससे बना क्या? एम्ब्रियो. और एम्ब्रियो जर्मिनेट हुआ तो कितने स्ट्रक्चर? 3. नंबर 1 फुट, सीटा, कैप्सूल. बताओ, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो से फाइनली स्पोरोफाइट. इट इज स्पोरोफाइट. अब ध्यान से देखना क्योंकि यही कंफ्यूजन है. अब बताओ, स्पोरोफाइट विल डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट. ये प्लांट बॉडी क्या थी? गैमेटोफाइट. और गैमेटोफाइट के ऊपर क्या पैदा हो गया? स्पोरोफाइट. नाउ द स्पोरोफाइट हैव 3 स्टेप. 1 इज फुट. 3 स्ट्रक्चर. 1 इज फुट, ये वाला सीटा, और ये वाला कैप्सूल. एंड नाउ ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैप्सूल शब्द समझिएगा. और ये जो कैप्सूल है, इसमें है स्पोरोजिनस टिश्यू. कौन सा टिश्यू? स्पोरोजिनस टिश्यू. तो बताओ, फुट एन की 2n? 2n. सीटा, इस कैप्सूल 2n. आप ध्यान सुनना, इस 2n कैप्सूल में हुई मियोसिस. बहुत कम लोग हैं जो इस चीज को यहां पर पकड़ पाएंगे. फिर से सुनो. इट इज गैमेटोफाइट, इट इज फुट, सीटा एंड कैप्सूल. और कैप्सूल में हुई मियोसिस, और मियोसिस से बने स्पोर्स. सो कैप्सूल में बने स्पोर्स. और चूंकि ये स्पोर बने हैं मियोसिस से, बताइए, ये जो कैप्सूल में स्पोर बने हैं मियोसिस से, तो सारे के सारे स्पोर क्या हुए? हैप्लॉइड. और अब ये बेटा आपका कैप्सूल रप्चर हुआ, और जैसे कैप्सूल रप्चर हुआ, कौन बाहर निकला? स्पोर. अब ध्यान सुनो, मेरे साथ रहो, फिर लिखो. स्पोर कहां पर गिरे? जमीन पे. क्या बना? प्राइमरी प्रोटोनिमा. फ्रेगमेंटेशन हुआ, क्या बना? सेकेंडरी प्रोटोनिमा. लैटरल बड में क्या बना? लीफी. लीफी में एंथ्रीडिया. आर्किगोनिया. एंथ्रीडिया में मेल गैमेट. आर्किगोनिया में एग. मेल गैमेट किसके पास गया? फीमेल गैमेट. क्या बनाया? जाइगोट. जाइगोट में क्या हुआ? माइटोसिस. क्या बना? एम्ब्रियो. एम्ब्रियो डेवलप हुआ, क्या बना? फुट, सीटा, कैप्सूल. कैप्सूल एन की 2n? 2n. उसमें क्या हुई? मियोसिस. क्या बने? स्पोर. कैप्सूल रप्चर. फिर से क्या आया? स्पोर. अगर आपको मैंने कभी बोला था मुझे नहीं मालूम स्पोर कहां से आए, तो क्या मुझे आज मालूम है स्पोर कहां से आए? यस. कहां से आए? कैप्सूल से. और कैप्सूल किसका पार्ट है? स्पोरोफाइट का. और सारे के सारे स्पोर एक जैसे कि अलग अलग? एक जैसे. दैट्स व्हाई कंडीशन इज नोन एज होमोस्पोरस. आप लोग इस बात को बार बार लिखो. ब्रायोफाइट आर एक्सक्लूसिव. एक्सक्लूसिव, और कोई एक्सेप्शन नहीं है. होमोस्पोरस. सारे स्पोर एक जैसे. इफ दे आर होमोस्पोरस, all the spore will germinate to form primary protonema. फिर से, all spore germinate to form primary protonema. जिनमें फ्रेगमेंटेशन हुआ, क्या बना? सेकेंडरी प्रोटोनिमा. जिनमें बड निकली, क्या बना? लीफी. लीफी में रूट, स्टेम लीफ की रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक. रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ. उन्हीं लीफ के बीचों बीच में 2 स्ट्रक्चर. वन इज एंथ्रीडिया, दूसरा आर्किगोनिया. एंथ्रीडिया में क्या बना? एंथेरोजोइड.
आर्किगोनिया में क्या बना, एग। फर्टिलाइजेशन इंटरनल के एक्सटर्नल, इंटरनल। वाटर की जरूरत है, यस। बस इतना याद कर लो, लिखने की जगह नहीं है। इनका फुट सीटा कैप्सूल लिवर वर्ड्स के फुट सीटा कैप्सूल से ज्यादा अच्छा एक्सपोज है। तो विच हैव बेटर स्पोरोफाइट, मॉसेस। विच हैव लेस डेवलप स्पोरोफाइट, हाँ, लिवर वर्ड्स। तो आप चाहे तो लिख सकते हो द mosses have better sporophyte than liverworts, and by this way आप लोगों ने मॉस को भी लाइफ साइकिल वाइज पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लिया। देखिए, मैं जानता हूं आज नहीं तो कल तुम भूलोगे, और बच्चे वो अच्छे हैं जिनको मैंने सिखाया है कि पढ़ना कैसे चाहिए, पढ़ना 24 घंटे कैसे चाहिए। चलते फिरते मॉस की लाइफ साइकिल किसी को भी सिखा दो, कोई नहीं मिले तो राह चलते पत्थरों को सिखा दो, दीवारों को सिखा दो, कोई नहीं मिले खाते पीते रोटियां को खा रहे उसको सिखा दो कि मॉस में कैसे होता है। जैसे मैं तुम्हारी जगह होता तो बोलता मॉस की मॉर्फोलॉजी में रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक, लेकिन बनी कैसे पता नहीं, कहां से कहीं से क्या है, स्पोर्स जमीन में गिरे, जर्मिनेट हो गए, क्या बना, प्राइमरी प्रोटीन। क्या फ्रेगमेंटेशन हुआ, क्या बना, सेकेंडरी प्रोटोन। अब सेकेंडरी प्रोटोन में क्या बनी, लेटरल बल्ब, उससे क्या बना, रूट लाइन, स्टेम लाइन, लीफ। उनमें एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया है, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो जर्मिनेट हो गया, और इस तरीके से बना फुट सीटा कैप्सूल। कैप्सूल में क्या हुई, मियोसिस, सारे स्पोर एक जैसे जर्मिनेट, साइकिल पूरी। अब देखिएगा, जिसको मैंने कहा था कि बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, अब देखना वो चार्ट कितना आसान लगेगा। बताओ, रिप्रोडक्शन। अब अगर मैं पूछूं क्या ब्रायोफाइटा में तीनों रिप्रोडक्शन है, यस। नंबर 1 वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यस सर है। नंबर 2 एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सर, और नंबर 3 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब मैं पूछता हूं, बताओ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाई फ्रेगमेंटेशन। बताओ फ्रेगमेंटेशन किसमें, लीफी स्ट्रक्चर में ना, प्राइमरी प्रोटोनिमा, वेरी गुड। अब बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग है, और बडिंग किसमें, लीफी स्ट्रक्चर में ना, सेकेंडरी प्रोटोनिमा। तो यानी बोथ टाइप ऑफ वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंबाइनली नोन एज एसेक्सुअल। इनको कंबाइनली क्या बोल देते हैं, एसेक्सुअल। बताओ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें होते हैं, लीफी में कि प्रोटोनिमा में। इसका मतलब लीफी स्ट्रक्चर इस दुनिया में क्या करने आया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एंड इट इज स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। अब एनसीईआरटी की जब तुम लाइन पढ़ोगे तो तुमको चमक आएगी कि यार सर ने तो यही बात बोली जो एनसीईआरटी में लिखा है। एनसीईआरटी में लिखा है देयर लीफी last but not the least एग्जाम्पल तो वैसे भी मैं पढ़ा चुका था, फिर से बोल दे रहा हूं। नंबर 1 इज इट इज फ्यू। कब से बंद है, हो गया। तो भाई एग्जाम्पल में आप लोग देख लीजिए, मैं पढ़ा रहा था फ्यूनेरिया, सिंपल मॉस, स्पैग्नम स्पीट मॉस, आल्सो नोन एज बॉग मॉस, इसके अलावा पॉलीट्राइकम। ये 3 एग्जाम्पल हैं, आप प्लीज इन्हें लर्न कर लीजिए। और इस तरीके से ब्रायोफाइटा को हम लोग बाय बाय करते हैं। ब्रायोफाइटा हमारे पास से चला गया। अच्छा, मैं मानता तभी हूं जब बोर्ड में कुछ ना हो और आपके पास जवाब आए। 5 मिनट के अंदर ब्रायोफाइटा में सब कुछ रिवाइज करना है। चलो, ब्रायोफाइटा आर एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, लैंड में पहली बार आए लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुए। क्या इन्हें बिना पानी के रह पाएंगे, नहीं। पानी किस लिए चाहिए, फर्टिलाइजेशन के। फर्टिलाइजेशन पानी में होता है, नहीं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, लेकिन पानी की जरूरत है, एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। हैबिट एंड हैबिटेट, मॉइस्ट कूल सेटिंग, फ्रॉम मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक गैमेटोफाइट होमोस्पोरस। चौथी बात चलो चलो, अब मेरा फॉर्म में 4 बातें बोलो। मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक गैमेटोफाइट होमोस्पोरस, पक्का। एनाटॉमी है नहीं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोपिक, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। मेनली इनका बॉडी कैसा है, गैमेटोफाइट। 2 तरीके की मॉर्फोलॉजी रखेगा, या तो थैलस लाइक या तो इरेक्ट। थैलस लाइक है तो लिवर वर्ड्स, इरेक्ट है तो मॉस, और उनकी अपनी अपनी लाइफ साइकिल। प्रोटोनिमा
लीवरवर्ट्स में नहीं है, तो प्रोटोनिमा किसमें? मॉस। जेमाबर्ड लीवरवर्ट्स में कहा नहीं है? मॉस। And this is how we can differentiate between the liverworts and moss. Liverworts के example Rexia, Markensia. Mosses के example Funaria, Polytrichum, Sphagnum. Now the second large group, it is Pteridophyta. Pteridophyta बहुत ही बढ़िया, बहुत ही समझदारी भरा टॉपिक है ये भी, और यहाँ पर भी बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जिन लोगों को लगता है प्लांट किंगडम रटने की चीजें, मैंने आपको बताया कि इनमें कॉन्सेप्ट है और मैं दिखा भी रहा हूँ कि आपको समझा भी रहा हूँ। टेरिडोफाइटा, दे आर ऑल्सो known as reptiles of plant kingdom. Reptiles of plant kingdom. Some books write them as a snakes of the plant kingdom. They are the first successful land plant. इन्हें पानी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी किसको जरूरत है? ब्रायोफाइटा. So they are the first successful land plant. फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट, ये पहले सक्सेसफुल लैंड प्लांट है। इनके पहले ब्रायोफाइटा भी आए थे लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं थे। दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। अब आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, हर बच्चा पूछ सकता है कि ब्रायोफाइटा सक्सेसफुल उतने क्यों नहीं हुए जितने टेरिडोफाइटा? बिकॉज दे आर द फर्स्ट प्लांट विच हैव द वेस्कुलर टिश्यू। फर्स्ट प्लांट विथ वेस्कुलर टिश्यू, ये पहले प्लांट हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है। मीन्स दे हैव जाइलम एंड फ्लोएम। इसके पहले वेस्कुलर टिश्यू किसी के पास नहीं थे। एल्गी में वेस्कुलर टिश्यू नहीं थे, फंजाई में नहीं थे, ब्रायोफाइटा में भी नहीं थे। एंड दैट्स व्हाई दे आर आल्सो नोन एज मेंबर ऑफ ट्रैकियोफाइटा। मेंबर ऑफ ट्रैकियोफाइटा। अब आप पूछेंगे ट्रैकियोफाइटा के मेंबर क्यों बुलाते हैं? ट्रैकिया जो शब्द है ट्रैकीड से लिया गया है। ट्रैकिया, ट्रैकीड्स एंड वेसल से लिया गया है। एंड ट्रैकिया इज रिलेटेड विद द वेस्कुलर बंडल, वेस्कुलर टिश्यू। इनके पहले किसी के पास वेस्कुलर बंडल नहीं थे। ये पहले मेंबर है जिनके पास वेस्कुलर बंडल है। इसके पहले मैं कुछ और समझाऊं, इतना तो मुझे आप रिवाइज करके दीजिए ही। इससे ज्यादा मैं कुछ और समझाऊं उसके पहले मुझे इतनी बातें वापस करनी ही है आपसे। बताओ, टेरिडोफाइटा also known as reptiles of plant kingdom, also known as snakes of plant kingdom। कुछ किताबें snakes लिख देते हैं, कुछ reptiles लिखते हैं। क्या इसके पहले लैंड में कोई प्लांट आया था? यस। कौन? ब्रायोफाइटा। उतना सक्सेसफुल नहीं था जितने ये हैं। दे आर द फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट। ये इतना सक्सेसफुल क्यों हुए? ब्रायोफाइटा उतना सक्सेसफुल क्यों नहीं हुए? बिकॉज दे आर द प्लांट हैविंग द xylem and phloem. These xylem and phloem are vascular tissue, and that's why we say that they are the member of ट्रैकियोफाइटा। और इस तरीके से हम बोलते हैं ट्रैकिया का मतलब क्या हो गया? वेस्कुलर बंडल। अच्छा, कुछ बातें जो मैंने पहले पढ़ा रखी है जरा उनको ध्यान से देखिए। मैंने इसके पहले आपको एम्ब्रियोफाइटा पढ़ाया था, मुझे खूब याद है।
मैंने बोला था ऐसे प्लांट जिन्होंने एम्ब्रियो बनाना चालू किया, दे आर द मेंबर ऑफ एम्ब्रियो फाइटा। खूब अच्छी तरीके से मालूम मुझे। और जब मैंने आपसे बोला था एम्ब्रियो फाइटा में कौन कौन होगा, तो आपने मुझे शब्द बताया था सर ब्रायोफाइटा, जिन्होंने सबसे पहले एम्ब्रियो बनाया। फिर आपने बोला था सर टेरिडोफाइटा ने भी एम्ब्रियो बनाना है, क्योंकि उसके बाद जो स्ट्रक्चर आ गया सबके पास रहेगा। ब्रायोफाइटा के बाद टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बाद सर जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद एंजियोस्पर्म। अब क्वेश्चन की वैरायटीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं जहां आप फंसने वाले। जैसे मैं बोलूं ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो, ऑल ऑफ देम आर एम्ब्रियोफाइटा, लेकिन सारे एम्ब्रियोफाइटा ट्रैकियोफाइटा नहीं है। इन एम्ब्रियोफाइटा में एक को हटाओ, ब्रायोफाइटा, बाकी सब ट्रैकियोफाइटा। माय क्वेश्चन इज which of the following member is ट्रैकियोफाइट एम्ब्रियोफाइटा? अब आप लोगों के तो पसीने आ गए। ट्रैकियोफाइट एम्ब्रियोफाइटा, और मैं एग्जांपल दूं ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, बोथ नन टेरिडोफाइटा, क्योंकि एम्ब्रियोफाइटा ये भी है, एम्ब्रियोफाइटा ये भी है, लेकिन ये ट्रैकियोफाइटा, ये ट्रैकियोफाइटा है। तो क्वेश्चन आपको आते हुए कैसे गलत करते हो आप, वो मामला गड़बड़ है, जिस वजह से मैं आपको बताता हूं। व्हेन वी टॉक अबाउट द एम्ब्रियोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, all of them are included in embryophyta because all of them form embryo। सब के सब लोग एम्ब्रियो बनाते हैं। ब्रायोफाइटा से एम्ब्रियो बनना चालू हुआ था और आज तक एंजियोस्पर्म तक एम्ब्रियोफाइटा बन रहा है, लेकिन हर एम्ब्रियोफाइटा में वेस्कुलर बंडल नहीं है। किसमें से चालू हुए? टेरिडो में। तो क्या इनमें भी होंगे? यस, इनमें भी होंगे, यस। और इस तरीके से वी कैन से there is a pteridophyta is the plant which the member of embryophyta also have vascular bundle, तो they are the tracheophyte embryophyta। अच्छा, इसके बाद एक दो ऐसे टर्म है जो एनसीईआरटी नहीं रखती लेकिन क्वेश्चन खूब बनते हैं, तो मैं उनको भी समझाने की कोशिश करता हूं। पहले इसे रिवाइज कर लो, आगे बढ़ जाओ। चलो, एम्ब्रियोफाइटा वो लोग जो एम्ब्रियो बनाए, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, लेकिन सारे एम्ब्रियोफाइटा ट्रैकियोफाइटा नहीं है। ट्रैकियोफाइटा स्टार्ट हुए हैं आफ्टर ब्रायोफाइटा। अच्छा, एक छोटा सा टॉपिक है, मैं लिख दे रहा हूं, इट इज आउट ऑफ एनसीईआरटी, ताकि आपको ज्यादा टेंशन ना लेनी पड़े। अगर मान लो कभी ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो इसे छोड़ भी सकते हो। क्वेश्चन हमारे समय पर पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछा जाता। बोलते हैं प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बेसिस पर प्लांट को दो तरीके से बांटा गया है। वन इज नोन एज क्रिप्टोगैम्स, and other one is known as phanerogams। और मैंने बच्चों पहले ही बताया है, बायोलॉजी में वो हीरो है जो ये सीख ले कि किसी का नाम वही क्यों पड़ा। क्रिप्टोगैम्स का नाम क्रिप्टोगैम्स क्यों है और फेनरोगैम्स का नाम फेनरोगैम्स क्यों है? मैंने बोला बायोलॉजी में नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, गैम्स का मतलब गैमीट, गैम्स का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, गैमीट नहीं, गैम्स का मतलब है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। और क्रिप्ट का मतलब है हिडन। कहीं पर भी आपको शब्द मिले क्रिप्ट, अब समझ आना ये हिडन है। जैसे मैंने बोला क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, नाम सुना? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन, yes, they are the intestinal gland, they are you know depressed into the mucus, mucosa की ग्लैंड है, सब म्यूकोसा में घुस गई, छुप गई। तो क्रिप्ट का मतलब ही होता है छुपा हुआ, हिडन। सो द प्लांट विच हैव नॉट एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मतलब जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक्सपोज नहीं होते, हिडन होते हैं। फेनरोगैम का मतलब, फेनरो का मतलब होता है एक्सपोज, गैम्स का मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। दे हैव वेल एक्सपोज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब जैसे ही मैं फेनरोगैम्स लिखता हूं, वेल एक्सपोज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो बच्चे नहीं समझ पाते क्या होता है एक्सपोज, क्या होता है छुपा हुआ। मैं बताता हूं,
इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर। बताओ फ्लावर छुपा हुआ है कि दिखाई पड़ रहा? दिखाई पड़ रहा। कोन्स, कोन्स छुपा हुआ है कि दिखाई पड़ रहा? दिखाई पड़ रहा। तो इसका मतलब है जिनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्लावर और कोन्स जैसे एक्सपोज हैं, फ्लावर या फ्लावर रखना एंजियोस्पर्म का काम है, और कोन्स रखना जिम्नोस्पर्म का काम है। तो याद रखना फेनरोगैम्स में दो ही मेंबर आते हैं, वन इज नोन एज एंजियोस्पर्म और दूसरे हैं जिम्नोस्पर्म। मेनली आउट ऑफ एनसीईआरटी मैंने पहले लिख दिया। तो कोई पूछे फेनरोगैम्स के एग्जाम्पल बताओ, बोलो कौन? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस। अब बोले क्रिप्टोगैम्स के एग्जाम्पल बताओ, तो बताओ एल्गी। एक्चुअली फंजाई भी होते हैं, लेकिन फंजाई हमारे प्लांट किंगडम में है नहीं, वो लीनियस के प्लांट किंगडम में, तो फंजाई को हटा दो। इसके बाद ब्रायोफाइटा, और इसके अलावा टेरिडोफाइटा। और एक क्वेश्चन है जो अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं, जिसकी वजह से मैंने ये सब पढ़ाया है। बताओ एंजियोस्पर्म इज द मेंबर ऑफ ट्रैकियोफाइटा और नॉट? यस सर। इसका मतलब इनमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं है? है। अच्छा, जिम्नोस्पर्म में वेस्कुलर टिश्यू है। थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब ऑल द फेंड्रोगैम्स आर वेस्कुलर। सो ऑल द फेंड्रोगैम्स आर वेस्कुलर। बट जब क्रिप्टोगैम्स में आओगे तो एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा, they are avascular. And pteridophyta is a vascular. अब आपको लगेगा इतना सारा सर क्यों पढ़ाया आपने? द क्वेश्चन वाज इन नीट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज रिलेटेड विद द वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स? क्या बोला? तो जैसे ही मैंने शब्द बोला वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, इसका मतलब इसमें कितने लोग आएंगे? एक। बोलो कौन? टेरिडोफाइट। अगर मैं लिख दूं वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, इसका मतलब मैं क्रिप्टोगैम में भी किसको पढ़ रहा हूं? वेस्कुलर। और वो केवल कौन है? टेरिडोफाइटा। तो अब मैं टेरिडोफाइटा की जब तुमको कहानी सिखाऊंगा तो तुम्हें रटोगे नहीं। जैसे मैंने बोला दे आर स्नेक्स, दे आर रेप्टाइल्स, दे आर द फर्स्ट लैंड प्लांट विच आर वेस्कुलर, और मैं बोलूं दे आर आल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम, तो अब डर लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या मैं इसे हटा दूं? यस। अब ध्यान सुनो, plant on the basis of reproductive organ, there are two types, one is known as cryptogams, another one is known as sphanerogams. Well exposed reproductive organ, they are known as sphanerogams. दो लोग हैं इनमें, बोलो कौन कौन? एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। हर फेनरोगैम कैसा है? वेस्कुलर। इसके अलावा ए वेस्कुलर, जिनके पास वेस्कुलर बंडल नहीं है, वो कौन कौन है? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। जिनमें से एल्गी एंड ब्रायोफाइटा दे आर एवेस्कुलर, नॉन वेस्कुलर शब्द सही है। और बेटा टेरिडोफाइटा कैसा है? वेस्कुलर। इसका मतलब टेरिडोफाइटा दे आर क्रिप्टोगैम्स बट वेस्कुलर। चलो एक बार फिर से लिखते हैं टेरिडोफाइटा, और इनसे जुड़ी हुई सारी बातें फिर से रिवाइज करते हैं, ताकि कहीं भी ऐसा ना हो जाए कि सर आपने ये बात पढ़ाई नहीं थी। और जो जो बातें मैं बोलता जाऊं उसमें अगर आपको सही लग रहा है तो हाँ बोलते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलो, टेरिडोफाइटा दे आर नोन एज रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, ये बात एकदम सही है, दे आर रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम। पहला पॉइंट एकदम सही है सर। दूसरा पॉइंट, दे आर ऑल्सो नोन एज स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। पूछ सकते हैं सर ये क्यों? क्योंकि ये पहले लोग हैं, रेप्टाइल्स पहले लोग हैं जो पूरी तरीके से बाहर आ गए, जिन्हें पानी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी एम्फीबियन को, जितनी ब्रायोफाइटा को। याद रखना, दे आर ऑल्सो नोन एज, यस, रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। इसके अलावा दे आर द मेंबर ऑफ ट्रैकियोफाइटा। फर्स्ट वेस्कुलर
प्लांट, पहले वेस्कुलर प्लांट है, इनके पहले कोई भी वेस्कुलर नहीं था, मीन्स दे हैव xylem and phloem as a vascular tissue. And now the next point, they are vascular cryptogam. They are vascular cryptogams. ये वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो गड़बड़ हो जाएगा। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, मेंबर ऑफ ट्रैकियोफाइटा, इसका मतलब है दे आर द मेंबर ऑफ एम्ब्रियोफाइटा एज वेल, इसका मतलब ये एम्ब्रियो भी बनाते हैं और वेस्कुलर टिश्यू भी है, और दे आर आल्सो नोन एज वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स। और इसके बाद अगर कुछ पढ़ना है तो वी स्टडी अबाउट द 8 पॉइंट सिस्टम। 8 पॉइंट सिस्टम में पहला पॉइंट हैबिट एंड हैबिटेट, दूसरा पॉइंट फॉर्म, तीसरा पॉइंट मॉर्फोलॉजी, फिर एनाटॉमी। ठीक है, सो पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं हैबिट एंड हैबिटेट। दे आल्सो लिव इन मॉइस्ट, कूल एंड शेडी प्लेसेस। तो कुछ बच्चे मुझसे बोलते हैं इनको भी तो सर पानी की जरूरत है, आप बोलते हैं इन्हें पानी की कम जरूरत है, अभी तो मॉइस्ट, कूल, शेडी प्लेसेस में रह रहे हैं। ब्रायोफाइटा भी तो ऐसे रहते थे, उन्हें आपने एम्फीबिया बोल दिया था, इन्हें आप रेप्टाइल बोल रहे। मैं कहता हूं रुको, दे कैन ऑल्सो लिव इन सॉइल, सैंडी सॉइल। ये सैंडी सॉइल में भी रह सकते हैं, बालू वाली जगह पे भी रह सकते हैं जहां पानी ना हो। दे कैन ऑल्सो ग्रो एज ऑर्नामेंटल प्लांट, आपके गमलों में ये ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह ग्रो कर सकते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट सजावटी पौधों की तरह ग्रो कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो ग्रोड फॉर मेडिसिन, दे आर मेडिसिनल प्लांट, बहुत सारी मेडिसिन इनसे निकाली जाती है। एग्जैक्ट तो नहीं बता सकता कौन सा प्लांट है, लेकिन संजीवनी बूटी वाला प्लांट भी इसी मेंबर को बिलोंग करता है, इसी ग्रुप को बिलोंग करता है, स्टेरोफाइटा। हम लोग की हिंदू माइथोलॉजी में रामायण बड़ा काम आता है, उसमें मेडिसिन एक संजीवनी बूटी बोली जाती है, वो बोला जाता है कि इसी ग्रुप का प्लांट था। अब वो अलग बात है कि वो क्या था, वो पता लगाएंगे हम लोग। टेरिडोफाइटा मेडिसिनल प्लांट, तो याद रखना इन्हें पानी की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पानी की जरूरत ब्रायोफाइटा को थी। सो भैया हैबिट एंड हैबिटेट, मॉइस्ट, कूल एंड सैडी प्लेसेस, सैंडी सॉइल, ऑर्नामेंटल प्लांट, और ये मेडिसिनल प्लांट की तरह ग्रो किए जाते हैं। तो मैंने अभी 8 पॉइंट में से एक पॉइंट आपको समझाया। ओके, और मिटाते हैं टेरिडोफाइटा के चारों पॉइंट। रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम, स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम, फर्स्ट मेंबर विच हैव वेस्कुलर टिश्यू, पहला बंदा जिसके पास वेस्कुलर टिश्यू है, दे आर फर्स्ट मेंबर ऑफ ट्रैकियोफाइटा। इसके बाद हैबिट एंड हैबिटेट, मॉइस्ट, कूल एंड सैडी प्लेसेस। इसके अलावा दे कैन ग्रो एज ऑर्नामेंटल प्लांट, दे आल्सो यूज्ड एज मेडिसिन, सो दे आर आल्सो बिलोंग टू मेडिसिनल प्लांट। सॉइल बाइंडर की तरह भी यूज हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें। हैबिट एंड हैबिटेट के बाद टेरिडोफाइटा में दूसरा पॉइंट आता है फॉर्म, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर्म। ध्यान सुनना, लिखूंगा मैं वही सारी बातें, लेकिन अब की बार कुछ बातें अलग हो जाएंगी। मल्टी सेलुलर हैं ये लोग भी, यूकैरियोटिक हैं ये लोग भी, लेकिन देयर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। Their main plant body is sporophyte. That is 2n. और जितने लोगों के पास भी दिमाग है वो तुरंत इस बात को पहले ही समझ सकते थे, क्योंकि ये पहले बंदे हैं जिनके पास क्या है, वेस्कुलर टिश्यू,
और वेस्कुलर टिश्यू होने के लिए क्या होना चाहिए, 2n, और 2n हुए तो गैमेटोफाइट की स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट। इसका मतलब ये पहले बंदे हैं जिनको गैमीट नहीं बनाना इस दुनिया में, क्या बनाना है, स्पोर्स, एंड दे मे बी ऑफ टू टाइप, मोस्ट ऑफ द मेंबर दे आर होमोस्पोरस, ज्यादातर मेंबर इनके हैं होमोस्पोरस, and some member are heterosporous। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो हेट्रोस्पोरस है, और ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स बात है, और इसको समझने के लिए हमारे पास हर हालत में कॉन्सेप्ट होने ही चाहिए, नहीं तो हम इस चैप्टर में बहुत ज्यादा, इस टॉपिक में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करेंगे और हमें समझ में कुछ नहीं आएगा। तो फिलहाल मैं इतना पढ़ा रहा हूं, इतना आप समझ लें, फिर मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा दे रहा हूं। फॉर्म, दे आर मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक, their main plant body is sporophyte, and the sporophyte they form the spores, और स्पोर्स भी कितने प्रकार के, दो। अगर सारे स्पोर एक जैसे, कंडीशन का नाम होमोस्पोरस, और अगर एक छोटा स्पोर और एक बड़ा स्पोर, छोटा स्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोर और बड़ा स्पोर इज नोन एज मेगा स्पोर, अगर ये दो प्रकार के स्पोर बना रहे हैं तो याद रखना दे आर हेट्रोस्पोरस। ज्यादातर लोग होमोस्पोरस और कुछ लोग हेट्रोस्पोरस, और इसका एक पूरा कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको सिखा दूंगा। और मैंने इसी दिन के लिए आपको स्पोरोफाइट बचा करके रखा था कि मैं आज ना कहीं कभी ना कभी आपको स्पोरोफाइट पढ़ाऊंगा। सो प्लीज बच्चों जरा इसको ध्यान सुनो। फॉर्म मल्टीसेलुलर, बंदा यूकैरियोटिक, मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट। एक और बात बता देना चाह रहा हूं, देयर मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफाइट, लेकिन एक बात और याद रखो, दे ऑल्सो हैव गैमेटोफाइट। इनके पास गैमेटोफाइट भी है, और ये क्वेश्चन कम से कम 10 बार बोला गया है, 10 बार से कम नहीं पूछा गया होगा। इन टेरिडोफाइट, स्पोरोफाइट एंड गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट। कैसे इंडिपेंडेंट? जरा ब्रायोफाइटा याद करो, कौन डिपेंड था किस पे? स्पोरोफाइट डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। यहां पर स्पोरोफाइट भी है, गैमेटोफाइट भी है, तो ना तो स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है, ना गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट, यानी बोथ आर इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट, पर इसका भी एक्सेप्शन है, यानी इस बात का भी एक्सेप्शन है, इसलिए ये टॉपिक सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। मतलब मुझे अगर कहा जाए कि पूरे प्लांट ग्रुप में सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कौन है, तो मैं बोलूंगा टेरिडोफाइटा। जो सिंपल दिखते हैं ये बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, क्यों? क्योंकि हर बात का एक्सेप्शन है। इनकी मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, तो क्या इनमें गैमेटोफाइट नहीं है? लेकिन क्या गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट है? नो। क्या स्पोरोफाइट गैमेटोफाइट पे डिपेंडेंट है? नो। इसका मतलब बोथ आर इंडिपेंडेंट, लेकिन इसका भी एक्सेप्शन है, यानी कुछ गड़बड़ है, और वो क्या गड़बड़ है हम लोग अभी से देखते हैं। तो चलिए इसे बाय बाय करते हैं और वापस आते हैं अपने प्लांट किंगडम के कॉन्सेप्ट पे। पता नहीं कितने लोगों को याद होगा कि मैंने बोला था इस दुनिया में प्लांट दो प्रकार के, याद है आपको? नंबर 1 इज नोन एज गैमेटोफाइट, मैंने पढ़ाया था। दुनिया में दो प्रकार के प्लांट है की जनरेशन है। नंबर 1 इज गैमेटोफाइट which is always haploid. Number 2 is sporophyte. That is 2n. बिल्कुल लिखना बंद करो और पहले समझो, और जब ये समझ में आ जाए तब लिखना, वरना सब मामला बिगाड़ोगे और केवल कंफ्यूज हुए के अलावा कुछ नहीं होगा। मैंने बोला था गैमेटोफाइट इस दुनिया में गैमीट बनाने आए हैं, आपने बोला था यस सर। दो तरीके के गैमीट हैं, एक है एंथीरोजोइड और एक है एग,
एक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट। फिर मैंने कहा दोनों फ्यूज होंगे और दोनों मिलके बनाएंगे 2n स्ट्रक्चर। ध्यान से सुनो, फिर लिखो, इट इज नोन एज जाइगोट। फिर मैंने बोला जाइगोट में होगी माइटोसिस, ये रूल पढ़ाया था मुझे खूब याद है, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। और जैसे ही माइटोसिस होगी बनेगा एम्ब्रियो। आपने कहा था ठीक है सर, और एम्ब्रियो होगा 2n। फिर आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूं कि एम्ब्रियो विल जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोरोफाइट। आपको ब्रायोफाइटा में मैंने एम्ब्रियो जर्मिनेट करके स्पोरोफाइट सिखाया था, और उस स्पोरोफाइट के पास क्या क्या था, फुट, सीटा, कैप्सूल। पक्का? अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। All the sporophyte except bryophyta, all the sporophyte except bryophyta, they will have root, stem and leaf. They will have root, stem and leaf. These are known as sporophyte. दुनिया का हर स्पोरोफाइट एक्सेप्ट ब्रायोफाइटा दे हैव रूट, स्टेम, लीफ। बताओ ब्रायोफाइटा के स्पोरोफाइट में क्या था, फुट, सीटा, कैप्सूल। यहां पर क्या है, रूट, स्टेम, लीफ। इधर ध्यान दो मेगा। और अब ध्यान से सुनो, जब तुम्हें किसी भी स्पोरोफाइट दैट इज 2n में रूट, स्टेम, लीफ मिल जाए, बस खुश मत होना, इनमें एक स्ट्रक्चर ढूंढने की कोशिश करना। एंड दीज स्ट्रक्चर आर नोन एज स्पोरोफिल। फिल का मतलब होता है पत्तियां। ये पत्तियां नॉर्मल पत्तियों से अलग होंगी बिकॉज दीज स्पोरोफिल हैव द वन स्ट्रक्चर नोन एज स्पोरेंजिया। तो अगर स्पोरोफिल 2n है, अगर स्पोरोफिल 2n है तो स्पोरेंजिया भी 2n। इन स्पोरेंजिया में मिलेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू। एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो हर बच्चे को आना चाहिए। एंड द स्पोरोजिनस टिश्यू इज 2n। और स्पोरोजिनस टिश्यू अगर टिश्यू है तो बने हैं सेल से, और जिन सेल से बने हैं उनका नाम स्पोर मदर सेल। और स्पोर मदर सेल दे आर 2n। अब आप बोलोगे 2n कैसे, स्पोरोफाइट 2n, रूट, स्टेम, लीफ 2n, स्पोरोफिल 2n, स्पोरेंजिया 2n, स्पोरोजिनस टिश्यू 2n, स्पोर मदर सेल 2n। और स्पोर मदर सेल में होंगी मियोसिस। एंड द मियोसिस की वजह से बनेंगे स्पोर्स। और चूंकि वो 2n है और यहां मियोसिस हुई है तो स्पोर्स हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड। एंड वन अगेन स्पोर विल जर्मिनेट। ये रूल है, ये रूल है बेटा एकदम। इनको जिसने भी रूल बना के पढ़ लिया प्लांट किंगडम उसकी जेब में है। अब दो जगह जर्मिनेशन आ रहा है, शब्द जर्मिनेशन दो बार हो रहा है। एक एम्ब्रियो जर्मिनेट हो रहा है तो बना रहा है स्पोरोफाइट, और स्पोर जर्मिनेट हो रहे तो गैमेटोफाइट। बताओ स्पोर इज हैप्लॉइड की डिप्लॉइड, हैप्लॉइड, तो गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड। एंड नाउ इफ ऑल द स्पोर आर सेम, कंडीशन इज होमोस्पोरस। बायोफाइटा के सारे स्पोर एक जैसे, कंडीशन होमोस्पोरस। टेरिडोफाइटा में भी ज्यादातर होमोस्पोरस। और अगर एक छोटा स्पोर और एक बड़ा स्पोर, कंडीशन हेट्रोस्पोरस। And this is how we can say the gametophyte can give rise to sporophyte by the help of fertilization। बताओ किस प्रोसेस से, फर्टिलाइजेशन से। Why fertilization? Because ये दोनों n है और n से 2n केवल कौन कर सकता है, fertilization. So gametophyte can give rise to sporophyte by the help of fertilization. Meanwhile
स्पोरोफाइट कैन गिव राइज टू गैमेटोफाइट बाय द हेल्प ऑफ मियोसिस, यानी गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनते रहते हैं। And this is how we go for the plant kingdom. अच्छा, अब जितने होशियार लोग हैं, फिर लिखना जरा 2 मिनट सुन लो। जितने होशियार लोग हैं, अगर मैं उनसे कह दूं कि हमारा ब्रायोफाइटा गैमीटोफाइट है, तो क्या गैमीटोफाइट वाले प्लांट में आप रूट स्टेम लीफ ढूंढोगे? नहीं ढूंढोगे। क्यों? क्योंकि गैमीटोफाइट में रूट स्टेम लीफ, और मैं बोल दूं टेरिडोफाइटा स्पोरोफाइट है, तो बताओ क्या ढूंढने लगोगे? रूट स्टेम लीफ। तो अगर मैं अब बोलूं कि टेरिडोफाइटा की मॉर्फोलॉजी क्या होगी, नहीं बता पाओगे? बता लोगे। उनमें क्या होगा? रूट स्टेम लीफ। उसमें क्या ढूंढोगे? स्पोरोफिल, उनमें स्पोरेंजिया, उनमें स्पोरोजेनस टिश्यू, उनमें स्पोर मदर सेल, जिनमें मियोसिस, क्या बनेंगे? स्पोर। सारे एक जैसे, होमोस्पोरस। अगर अलग अलग, all the bryophyta are homosporous. Pteridophyta may be homosporous, may be heterosporous, most of the time homosporous, कुछ heterosporous. So this was the concept. You may write it. अगर आपको लिखना है तो लिख लो, और इसके बाद मैं इसे हटाता हूं। इतना आप समझते जाइए कि अब अगर कोई स्पोरोफाइट वाला पोर्शन आपको पकड़ने को मिलेगा तो आप उसमें रूट स्टेम लीफ ढूंढिए, और अगर गैमेटोफाइट वाला मिले तो उसमें क्या ढूंढो? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दैट इज एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया। तो ब्रायोफाइटा में आप रूट स्टेम लीफ ढूंढोगे कि एंथ्रीडिया आर्किगोनिया? एंथ्रीडिया आर्किगोनिया। और अगर टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म में ढूंढने के लिए बोला जाए तो एंथ्रीडिया आर्किगोनिया ढूंढोगे कि रूट स्टेम लीफ? रूट स्टेम लीफ। और इस तरीके से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। सो मैं अब इन सारे चीजों को हटाता हूं। हटा दूं मैं? तो बताओ प्लांट कितने प्रकार के? 2। नंबर 1 गैमेटोफाइट, नंबर 2 स्पोरोफाइट। गैमेटोफाइट से क्या बनेंगे? गैमीट। फर्टिलाइज होंगे, क्या बनाएगा? जायगोट। जायगोट में होगी माइटोसिस, क्या बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जर्मिनेट करके क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट में रूट स्टेम लीफ। इसके अलावा स्पोरोफिल। स्पोरोफिल के अलावा स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू। स्पोरोजेनस टिश्यू में स्पोर मदर सेल, उनमें मियोसिस, क्या बनेंगे? स्पोर। सारे स्पोर एक जैसे, होमोस्पोरस, कुछ छोटे कुछ बड़े हेट्रोस्पोरस ना। अब देखो टेरिडोफाइटा कितना इजी लगेगा। जिन्होंने सही ढंग से सुना है उनको टेरिडोफाइटा अब इजी लगने वाला है। क्यों? इतने सारे कॉन्सेप्ट साथ में लेके चलता है टेरिडोफाइटा, इसीलिए मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप समझने लगो तो इजी लगने लगता है। चलो टेरिडोफाइटा का क्या हम लोग हैबिट एंड हैबिटेट डिस्कस कर चुके हैं? यस। तो ये नहीं डिस्कस करेंगे, कर चुके हैं। क्या हम लोगों ने फॉर्म डिस्कस किया है? यस, कर चुके हैं, इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे। कहो तो लिख दें, मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट, एंड मे बी होमोस्पोरस, मे बी हेटेरोस्पोरस। क्या इनमें गैमेटोफाइट है? यस। बोथ आर डिपेंडेंट की इंडिपेंडेंट? इंडिपेंडेंट। नाउ द थर्ड पॉइंट इज मॉर्फोलॉजी। सो अगर मैं पूछूं मॉर्फोलॉजी क्या होगी, तो कुछ लोग कहते हैं सर हमें क्या मालूम क्या होगी, पर मेरे बच्चे जो मेरे को सब पढ़े हैं वो कहते हैं सर कुछ भी हो, बंदा अगर 2n स्पोरोफाइट है तो 3 चीजें जरूर रखेगा। बोलो क्या? रूट स्टेम लीफ। तो सर, यस सर, इसके पास होंगी रूट, रूट होंगी। अब देखो कॉन्सेप्ट कितने काम आ रहे हैं। रूट होंगी और वो सारी बातें यहां पर लागू हो रही हैं। बंदा 2n है तो रूट यहां पर कैसी है? 2n। और क्या वेस्कुलर बंडल है? यस। रूट होंगी, इसके अलावा इसमें स्टेम होंगे, और इसके अलावा इसमें लीफ होंगी। ध्यान सुनना, अगर लीफ स्मॉलर है, बहुत छोटी छोटी लीफ है, इन कंडीशन को बोलेंगे माइक्रोफिल। माइक्रोफिल, छोटी पत्तियां। पर यूं भी हो सकता है कि रूट हो, स्टेम हो,
और फैन लाइक लीफ हो, फैन लाइक लीफ हो, कंडीशन है मैक्रोफिल। अब एनसीईआरटी ने माइक्रोफिल और मैक्रोफिल के अलग अलग एग्जाम्पल दे दिए, इसलिए मैंने अलग अलग डायग्राम भी बना दिए। सो दे हैव रूट, they have stem, they have leaf. Some leaf are microphil, smaller, some are larger leaf macrophil. माइक्रोफिल का एग्जाम्पल उन्होंने लिखा है सेलेजिनेला। सेलेजिनेला में ये कंडीशन पाई जाती है, छोटी छोटी पत्तियां। और मैक्रोफिल का उन्होंने एग्जाम्पल एनसीईआरटी ने लिखा है फर्न। तुम जानते हो मैं एनसीईआरटी की कोई भी लाइन नहीं छोड़ना चाहता हूं, इसलिए मैंने ये पढ़ा दिया। फर्न, अभी मॉर्फोलॉजी ही पढ़ा रहा हूं मैं। You got it? A smaller leaf, microphyll present in Selaginella. Larger leaf, macrophyll, it is fern. अच्छा बताओ क्या ये लोग भी रूट रखेंगे? यस सर। क्या ये लोग भी स्टेम रखेंगे? यस। ये भी लीफ रखेंगे? यस। मैंने कहा था जो लोग भी रूट स्टेम लीफ रखने के बाद, चलो मैं सेलेजिनेला यहां लिख देता हूं, खुश हो जाएंगे और आगे का स्ट्रक्चर नहीं ढूंढेंगे, वो है बेवकूफ। फिर मैंने कहा था जब भी रूट स्टेम लीफ मिल जाए आप इनमें ढूंढे स्पेशल पत्तियां, याद है आपको? एंड दीज आर स्पोरोफिल। और स्पोरोफिल बाकी पत्तियों से अलग क्यों होंगी? बिकॉज दे हैव स्पोरेंजिया। बताइए रियल डायग्राम है कि रे डायग्राम है? रे डायग्राम। रे डायग्राम का मतलब ये होता है रियल नहीं, हमने समझने के लिए अपना सीख लिया। ओके, तो स्पोरोफिल अलग है बाकी पत्तियों से बिकॉज दे हैव स्पोरेंजिया। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना। समटाइम द स्पोरोफिल आर एग्रीगेटेड एंड क्लोजली अरेंज्ड। सब लोग ध्यान से सुने फिर लिखें। दे आर क्लोजली अरेंज्ड एंड एग्रीगेटेड। यहां पर देखिए ये एक स्पोरोफिल, ये एक स्पोरोफिल, दोनों दूर दूर। और यहां पर देखिए सारी की सारी स्पोरोफिल पास आ चुकी हैं और एग्रीगेशन करके बेटा एक ग्रुप बना रही हैं। ध्यान सुनना, यहां पर भी ये स्पोरोफिल ही कहलाएंगी, यहां पर भी ये स्ट्रक्चर स्पोरेंजिया ही कहलाएगा। लेकिन बस इतना याद रखना है, द ग्रुप ऑफ स्पोरोफिल हियर इज नोन एज कोन और स्ट्रोबिलाई। तो कोई तुमसे पूछे कोन और स्ट्रोबिलाई ये स्पोरोफिल से अलग कैसे है? बताइए स्पोरोफिल भी जो अकेली स्पोरोफिल पड़ी है उनमें कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है कि बेटा अलग अलग? अलग अलग। तो सिंपल स्पोरोफिल दे हैव स्पोरेंजिया। व्हेन दे हैव द कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट, when they have the compact arrangement, that group of sporophyll and sporangia is known as cone. तो हर टेरिडोफाइटा में कोन हो ऐसा जरूरी नहीं है। There are two examples where they have the cone and strobili. It is Selaginella and Equisetum. तो मैंने बड़ी चतुराई से जहां पर बेटा मैंने माइक्रोफिल बनाई है वहीं पर मैंने आपके सामने कोन बना दिया। Selaginella and Equisetum. This was the morphology. अगर कुछ लोगों को दिक्कत आ रही है तो फिर से एक बार रिवाइज करो अपने आप को। हैबिट एंड हैबिटेट, moist, cool, sandy places, sandy soil, grow as ornamental plant and medicinal plant. ये पॉइंट है हैबिट एंड हैबिटेट में। नाउ फॉर्म, multicellular, eukaryotic, main plant body is sporophyte. They produce spore, maybe homosporous, maybe heterosporous. Most of the time homosporous, some are heterosporous. फॉर्म चला गया। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी में चूंकि मेन प्लांट बॉडी कैसी है? स्पोरोफाइट, दे विल हैव रूट, स्टेम, लीफ।
रूट स्टेम लीफ रखने के बाद हम लोग क्या ढूंढेंगे? स्पोरोफिल। अगर स्कैटर्ड स्पोरोफिल मिली तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट हुआ तो क्या बोलेंगे? कोन्स और स्टोबिलाई। बताओ, क्या कुछ लोगों की पत्तियां बड़ी हैं? यस, बोलो कौन? फर्न। क्या किसी की पत्तियां छोटी है? कौन? सिलेजिनेला। दीज आर नोन एज माइक्रोफिल, दोज आर नोन एज मैक्रोफिल। वेदर इट इज माइक्रोफिल और मैक्रोफिल, दोनों लोग क्या रखेंगे? स्पोरोफिल। कुछ लोगों की स्पोरोफिल कैसी होंगी? स्कैटर्ड। और कुछ लोगों की कैसी होंगी? कॉम्पैक्ट। कॉम्पैक्ट स्पोरोफिल और स्पोरेंजिया का नाम कोन। बोलो क्या? कोन और स्ट्रोबिलाई। और कोन और स्ट्रोबिलाई रखना किसका काम है? सेलेजिनेला एंड इक्विस्टम। अगर आपने इतना देख लिया तो मॉर्फोलॉजी हो गई। अगर मॉर्फोलॉजी हो गई तो बेटा एनाटॉमी दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। एनाटॉमी नॉट रिक्वायर्ड, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी एनाटॉमी के बारे में बात नहीं करती, हम भी नहीं करेंगे। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मैंने हर चैप्टर के हर टॉपिक को 8 पॉइंट में बांटने की कोशिश की है। इसका मतलब है मैं आपको रटाना नहीं चाह रहा हूं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक ऑल्सो आपको याद रखना पड़ेगा, दे हैव क्लोरोफिल, तो हम लोग क्लोरोफिलस शब्द भी लिख देते हैं यहाँ पर, क्लोरोफिलस। और अगर क्लोरोफिलस लिख दिया तो यहीं पर आप लिख सकते हैं दे आर फोटोसिंथेटिक। ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक। नाउ 6 पॉइंट, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और बच्चों ध्यान सुनो, अब की बार मैंने 3 तरीके का रिप्रोडक्शन नहीं लिखना है, लिखना है मोस्टली दे परफॉर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नो डाउट दे हैव वेजिटेटिव एज वेल, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी है, लेकिन हम लोग उसे डिस्कस करने नहीं जा रहे। मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर कोई पूछे कि सर क्या ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नहीं है, मे भी, लेकिन बहुत ऑब्वियस नहीं है। दे हैव सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी 2 वेरिएशन है, होमोस्पोरस कंडीशन एंड हेटेरोस्पोरस कंडीशन। और होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस कंडीशंस, ये दोनों कंडीशन बहुत ही अलग अलग तरीके से वैरी करती है। सो आप देख रहे हैं कि हम लोग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तक पहुंच चुके हैं। तो हम लोग एनाटॉमी यहां पर नॉट रिक्वायर्ड ये बोल देंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन दे आर ऑटोट्रोपिक, क्लोरोफिलस एंड फोटोसिंथेटिक। इसके बाद मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में मैंने बोला मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होमोस्पोरस और हेटेरोस्पोरस का अलग है। चलिए पहले हम लोग होमोस्पोरस कंडीशन को मान के चलते हैं डिटेल में। और अगर आपने होमोस्पोरस सही ढंग से पढ़ लिया तो हेटेरोस्पोरस में आपको मैं सीड हैबिट अलग से पढ़ा दूंगा। चलो मेरे साथ ये लाइफ साइकिल आप लोग क्रिएट करेंगे। बताओ, मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट की गेमेटोफाइट? स्पोरोफाइट। तो बताओ इनके पास क्या होगा? रूट होंगी सर, थैंक यू वेरी मच। क्या इनके पास स्टेम होगा? यस सर, थैंक यू वेरी मच। स्टेम के अलावा क्या होंगी? लीफ। सर लीफ होंगे इनके पास। They will have root, stem, leaf. Root will have 2n condition, stem be 2n condition, leaf be 2n condition. ये किसी एक नॉर्मल टेरिडोफाइटा का स्पोरोफाइट है जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, और उसका भी रियल डायग्राम है कि बेटा रे डायग्राम है? रे डायग्राम 2n। अब मैं रूट, स्टेम, लीफ के बाद इनमें स्पेशल पत्तियां ढूंढता हूं। दीज आर नोन एज स्पोरोफिल।
थैंक यू वेरी मच। एंड स्पोरोफिल अगेन दे आर 2n, और इन स्पोरोफिल में बेटा स्ट्रक्चर है, नाम बताओ, स्पोरेंजिया। एंड दीज स्पोरेंजिया आर 2n, और इन स्पोरेंजिया में है स्पोरोजिनस टिश्यू। मैं एक स्टेप करा चुका हूं, इसलिए आप आगे बढ़ते जाइए। इन स्पोरोजिनस टिश्यू में दे कंडीशन आर नोन एज 2n, और स्पोरोजिनस टिश्यू में है स्पोर मदर सेल। बच्चा स्पोर मदर सेल भी है 2n, और स्पोर मदर सेल में हुई मियोसिस, and they will produce spores. And all the spores are haploid. अगर कुछ भी दिक्कत हुई हो तो मैं एक बार रिवीजन करता हूं। They have the root, stem, leaf. रूट स्टेम लीफ के बाद दे हैव स्पोरोफिल, एन की 2n, 2n, स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया 2n, टिश्यू स्पोरोजिनस 2n, स्पोर मदर सेल 2n, meiosis spore, that is n. Now these spore will germinate. ये स्पोर जमीन में गिरे एंड दे विल जर्मिनेट इन मॉइस्ट, कूल एंड सैडी प्लेसेस। मॉइस्ट, कूल और शेडी प्लेसेस में इन्हें जर्मिनेट करना है। और जैसे ही बेटा स्पोर जर्मिनेट हुआ, आप लोग को रूल लिखाया गया था, स्पोर जब भी जर्मिनेट होगा दे विल फॉर्म गैमेटोफाइट, एंड दिस गैमेटोफाइट इज हार्ट शेप, हार्ट शेप गैमेटोफाइट। And this heart-shaped gametophyte is also known as prothallus. Prothallus. Heart-shaped gametophyte, prothallus. एंड प्रोथैलस के बारे में कुछ बातें हैं। इट इज माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा है, दिखाई नहीं पड़ेगा, माइक्रोस्कोपिक है। एंड अटैच्ड विद द ग्राउंड बाय द राइजोइड। व्हाई राइजोइड, व्हाई नॉट द रूट? बिकॉज इट इज गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट इज हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड चीजों के पास कभी भी रूट नहीं होती। दे आर अटैच्ड टू द ग्राउंड बाय द राइजोइड। राइजोइड, ओके। अब कितने लोग हैं इस बात को समझ पाएंगे कि जिनको मैंने बताया था कि जब भी कभी गैमेटोफाइट मिले तो क्या ढूंढोगे? रूट, स्टेम, लीफ? नो। क्या ढूंढोगे? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, क्योंकि गैमेटोफाइट दुनिया में क्या बनाने आया है? गैमीट। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कितने प्रकार के? दो। एक कौन? एंथ्रीडिया। दूसरा कौन? आर्की। तो याद रखना, इन्हीं में है एंथ्रीडिया और इन्हीं में है आर्कीगोनिया। एंथ्रीडिया इज मेल, आर्कीगोनिया इज फीमेल। इसका मतलब प्रोथैलस जो है इट इज मोनोइसियस। कैसा बेटा? मोनोइसियस। मोनोइसियस। एंड अब रियल फाइट चालू हो रही है। नाउ this antheridia will produce gamete that is again biflagellated known as antherozoid। सब कुछ ब्रायोफाइटा जैसा लग रहा है, सब कुछ ब्रायोफाइटा जैसा लग रहा है। अभी अंतर देखेंगे, जितने लोग भी समझ पाएंगे। and the archegonia will have female gamete, and the female gamete is known as egg। सो कौन मूव कर रहा है? एंथेरोजोइड। कौन नहीं मूव कर रहा है? एग।
नाउ अब फैसिलिटी सुनिए कि दिस गैमीट इज रिलेट्स टू द नेक ऑफ आर्किगोनिया। ये जो मेल गैमीट है इसे नेक ऑफ आर्किगोनिया के पास रिलीज किया गया है। सो मेल गैमीट released at neck of archegonia। और इसलिए इसे वाटर की उतनी जरूरत नहीं है जितनी जरूरत किसको थी, ब्रायोफाइटा। और ये मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का यहां पर हो जाएगा फर्टिलाइजेशन। सो अगर मैं एक प्रोथैलस यहां बनाऊं अलग से समझाने के लिए, तो आप मेरी मदद करिएगा। मान लीजिए जो स्ट्रक्चर यहां बना है उसी को मैं यहां बना रहा हूं। लेट्स सपोज दिस इज अ प्रोथैलस, और प्रोथैलस की आर्किगोनिया ये रही, दिस आर्किगोनिया। और इस आर्किगोनिया में 2n जाइगोट बन चुका है, दिस इज जाइगोट। अगर जाइगोट बन चुका है तो कहां बन चुका है, आर्किगोनिया में, जो मैंने यहां दिखाया, ये मेल वो फीमेल। अब बताओ जाइगोट में माइटोसिस की मियोसिस, जाइगोट में माइटोसिस की मियोसिस, माइटोसिस, क्योंकि क्या बनाना है, एम्ब्रियो। तो यहां पर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बना जिसका नाम है एम्ब्रियो। और अब बताओ मेरे बच्चों, एम्ब्रियो के साथ एक शब्द लिखाया था, एम्ब्रियो विल जर्मिनेट। तो बताओ प्रोथैलस कहां पर पड़ा है, जमीन में, और वहीं पर क्या पड़ी है, आर्किगोनिया। और आर्किगोनिया में के अंदर क्या पड़ा है, एम्ब्रियो। और ये भी ये पूरा प्रोथैलस बहुत बड़ा कि माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक, बहुत छोटा, कि बेटा माइक्रोस्कोप से देख रहे हो इतना छोटा है। इसका मतलब अब एम्ब्रियो जब जर्मिनेट करेगा तो बताओ जो इतनी छोटी चीज है उस एम्ब्रियो को संभाल पाएगी कि नहीं, नहीं। इसलिए ध्यान से सुनो, ये एम्ब्रियो जब भी जर्मिनेट करेगा तो नीचे निकालेगा रूट्स, रूट लाइक की रूट्स, रूट्स। ऊपर निकालेगा स्टेम, क्या निकालेगा, स्टेम। और क्या निकालेगा, लीफ। और प्रोथैलस धीरे धीरे हो जाएगा डीजनरेट। और प्रोथैलस डीजनरेट हो जाएगा तो प्लांट आपको मिलेगा, दिस प्लांट, जिसके पास क्या होंगी, रूट, स्टेम, लीफ। बताओ ब्रायोफाइटा और इसमें क्या डिफरेंस है। ब्रायोफाइटा में जो बेटा तुम्हारा एम्ब्रियो था वो किस पे डिपेंडेंट था, गैमेटोफाइट। जबकि इसका स्पोरोफाइट क्या रखता है, रूट, क्या रखता है, स्टेम, और क्या रखता है, लीफ। तो इसे किसी के साथ डिपेंड रहने की जरूरत, तो ना तो स्पोरोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट, ना तो गैमेटोफाइट इज डिपेंडेंट अपॉन स्पोरोफाइट। हैव यू गॉट माय पॉइंट, समझ में आया। अगर आपको समझ में आ गया तो आपके सामने फिर से एक बार दोहरा रहा हूं, चलो मेरे साथ आराम से रिवाइज करो इसको बिना देखे। अगर कोई बंदा, पहले रिवाइज कर लोगे तो आ जाएगा। अगर कोई बंदा इस दुनिया में स्पोरोफाइट बन के आया तो उसमें कितनी चीजें होंगी, 3। बोलो कौन, रूट, स्टेम, लीफ। तो क्या इसमें भी है रूट, स्टेम, लीफ, यस। बताओ रूट, स्टेम, लीफ के बाद क्या ढूंढोगे, स्पोरोफिल। स्पोरोफिल में स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया में स्पोरोजेनस टिश्यू, स्पोरोजेनस टिश्यू में स्पोर मदर सेल, उनमें मियोसिस, क्या बनेंगे, स्पोर। स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, एंथ्रीडिया, आर्किगोनिया, एग और मेल गैमीट, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो विल जर्मिनेट टू फॉर्म स्पोरोफाइट। तो हमारा बंदा क्या था, स्पोरोफाइट, क्या था, रूट, स्टेम, लीफ। क्या इसमें स्पोरोफिल मिली, स्पोरेंजिया मिली, स्पोरोजेनस टिश्यू मिले, स्पोर मदर सेल मिली, मियोसिस हुई, स्पोर बने, सारे स्पोर एक जैसे कि अलग अलग, एक जैसे, कंडीशन होमोस्पोर। स्पोर जर्मिनेट हुए, जर्मिनेट हुए तो कहां जर्मिनेट हुए, मॉइस्ट, कूल एंड सैडी प्लेस। और जो बना उसका नाम प्रोथैलस। बहुत बड़ा कि बहुत छोटा, बहुत छोटा, माइक्रोस्कोपिक है। और बेटा प्रोथैलस स्पोरोफाइट है कि गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। तो इसमें क्या होंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, कितने, 2। नंबर 1 एंथ्रीडिया, नंबर 2 एंथ्रीडिया से क्या बना, एंथेरोजोइड। मेल गैमेट बने, मेल गैमेट को कहां छोड़ा गया, नेक ऑफ आर्किगोनिया। पानी की जरूरत कम की ज्यादा, कम। बताओ फर्टिलाइजेशन इंटरनल के एक्सटर्नल, इंटरनल।
जाइगोट इंटरनल के एक्सटर्नल, इंटरनल, और जाइगोट के बाद क्या बना, मियोसिस की माइटोसिस, माइटोसिस, एम्ब्रियो जो बना वो जर्मिनेट हो रहा है। और माय बेटा बताओ प्रोथैलस बहुत छोटा कि बहुत बड़ा, बहुत छोटा, इसलिए जो स्पोरोफाइट जर्मिनेट हुआ प्रोथैलस बचा कि डीजनरेट, डीजनरेट, नीचे क्या निकली, रूट, ऊपर स्टेम एंड लीफ, एंड दिस इज गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट। बताओ यहीं पर ब्रायोफाइटा को कंपेयर कर लो, अगर यहीं पर तुम ब्रायोफाइटा को कंपेयर कर लो काम बन जाएगा। बताओ ब्रायोफाइटा में रूट नहीं थी, स्टेम नहीं थे, लीफ नहीं थे, बल्कि क्या था, फुट सीटा कैप्सूल, इसलिए वो जमीन में ग्रो नहीं कर पाया, इसीलिए उसे किस पे ग्रो करना पड़ा, गैमेटोफाइट, इसीलिए उसका नाम है स्पोरोफाइट, डिपेंड अपॉन गैमेटोफाइट। और इनको किसी गैमेटोफाइट की जरूरत, क्योंकि इन्होंने अपनी क्या निकाली, रूट, ऊपर स्टेम और लीफ, और इन्हें डिपेंड होने की जरूरत, ये खुद अपने आप इंडिपेंडेंट हो गए। तो बताओ होमोस्पोरस कंडीशन में गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट आर इंडिपेंडेंट, लेकिन ये रूल टूटेगा कहां, हेट्रोस्पोरस कंडीशन में। तो मैं आज के लिए इतना ही रखता हूं, क्योंकि इसके बाद की कहानी आप समझ नहीं पाएंगे, वैसे भी बहुत कंफ्यूजन आ जाता है और ये चैप्टर ऐसे हैं। हाँ, इनके नोट्स होमवर्क में यही है कि आप ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के लाइफ साइकिल को चार्ट आउट कर लीजिए, और प्लांट में गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के रूल्स लिख लीजिए कि गैमेटोफाइट में क्या ढूंढोगे, स्पोरोफाइट में क्या ढूंढोगे। और इस तरीके से जब आप कर पाएंगे और फिर जब आप मुझसे मिलेंगे तो कल मैं आपको हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा की कहानी सुनाऊंगा, और कल मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड पॉइंट को डिस्कस करूंगा, दैट इज सीड हैबिट। आप लोगों ने कई बार सीड हैबिट पढ़ी है, लेकिन सीड हैबिट कहां नहीं है, होमोस्पोरस, तो सीड हैबिट है कहां, हेट्रोस्पोरस। इसका मतलब टेरिडोफाइटा में वो टेरिडोफाइटा जो होमोस्पोरस है वो कभी सीड हैबिट नहीं करते, और सीड हैबिट अगर करते हैं तो वो होमोस्पोरस होंगे कि हेट्रोस्पोरस। तो आज के दिन मैंने कौन सा टेरिडोफाइटा पढ़ाया, होमोस्पोरस, और कल की क्लास में क्या पढ़ाऊंगा, हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइटा, और साथ में सीड हैबिट, और उसके बाद बचा हुआ पोर्शन में पढ़ाऊंगा जिम्नोस्पोरस। So take care, good luck, bye bye.